बढ़िया। जग गए सुबह सुबह। अब फटाफट बैठ जाओ। टेस्ट में नंबर आ गया। 14 जुलाई को फिर दूसरा है ना। तो पहला वाला हुआ था 720 में, हाईएस्ट किसका आया? सबसे हाईएस्ट पिछला वाला हुआ था ना बे। उसी में पूछ रहे हैं 720 में सबसे हाईएस्ट किसका आया। टेस्ट वोस्ट दिए थे कि नहीं भाई? अरे नंबर आया है कि नहीं? 690 किसका है? 720 में 720 किसी का है? अच्छा एनटीएन नहीं करवाया था ना, सॉरी। अच्छा इधर इन लोगों ने करवाया था। ओके 720 में 710। अच्छा सॉरी, वो फोर्थ फ्लोर वालों ने नहीं करवाया था, मैं गलती से बोल। 700। अच्छा नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा 690 है एगो, बहुत बढ़िया। दूगो है, बहुत बढ़िया। और कौन है भैया? झूठ मत बोलना, पक्का? अच्छा चलो 3 गो है, बढ़िया है यार। और बाकी 680 वाले हैं। 670 आया होगा। और सबके 650। अच्छा कोई 250 वाला भी है? अरे है, बताओ यार। अच्छा 300 वाला। कहें कि हम 300 वाले को बनते हुए देखे हैं डॉक्टर। मजाक नहीं, देखे हैं 300 वाले को बन जाता है डॉक्टर। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, उतना तुम लोग कर नहीं पाओगे। आओ इधर आओ। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा था इसलिए पूछ रहे थे। नहीं भाई, मैं भी मजे ले रहा था, तुम भी बहुत लेते हो ना। आओ इधर आओ। चलो लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था पहले ये बता दो। एस ब्लॉक खत्म कर लिया था, पी ब्लॉक खत्म कर लिया था, है ना। पी ब्लॉक में थोड़ी सी समस्या रह गई थी, आई थिंक। रह नहीं गई थी, मैंने तो सॉल्व कर दिया था। बट एनीवे, हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात कर रहे थे? आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने बोला था पहले आयनाइजेशन एनर्जी में कितनी बातें आपको याद रखनी है? 5। कितनी बातें याद रखनी है? कितनी? कितनी? लेफ्ट से राइट जाओगे। सारे लोग बैठो पहले। सबके सब बोलेंगे। पैसा सबने दिया इक्वल ना भाई, तो सब बोलो, पैसा पूरा वसूलो बे। हाँ हाँ रुको तो, अरे जेड इफेक्टिव अभी कराएंगे, रुको रिदम में आने दो। पहले आ जाए 2 4 चाचा लोग। ये लोग बाहर में बैठे हुए हैं। इधर सुनो, अब मेरी बात सुनो। आयनाइजेशन एनर्जी में कितनी बातें होती हैं? 5। मुझे पता है जब तुम 5 6 दिन बाद अचानक से क्लास में आते हो तो तुम्हारे दिमाग से सब कुछ साफ हो चुका रहता है। इसीलिए भाई 15 मिनट में जोर मारता हूं, पहले सुनो मेरी बात। आयनाइजेशन एनर्जी में कितनी बातें आपको पता होनी चाहिए? 5। जेड इफेक्टिव में कितनी बातें? 5। पीरियोडिसिटी में कितनी बातें? 5। समझ रहा हूं मेरी बात को? हर जगह मैं तुमको 5 5 5 5 कॉमन लेते हुए चलूंगा। इनफैक्ट यही नहीं, 555 इतना कॉमन बना दूंगा मैं कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, सब तुम 5 5 5 में समेट दोगे। समझ रहा हो मेरी बात को? एक स्ट्रांग होता है, एक मॉडरेट होता है, एक कौन सा होता है? माइल्ड होता है। विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम बताऊंगा कि बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सीजेपी जिंदाबाद। क्या बोलना है? अबे नीट में नंबर मिल जाएगा, कॉलिन जॉन्स और पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अबे सुने हो कि नहीं सुने हो? पीसीसी सुने हो? अच्छा नहीं नहीं, तुम लोग तो पढ़े ही नहीं ना, तो कहां सुनोगे। अच्छा चलो ठीक है, अभी सुन लो। बीजेपी जिंदाबाद नहीं, सीजेपी जिंदाबाद। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉलिन्स, जॉन्स, पायरिडियम, क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ऐसे 5 5 के सेट में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जैसे मॉडरेट 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पता है कौन कौन से होते हैं? नहीं पता है? बोलो सीजेपी। 3 गो तो ही हो गया। और उसके बाद से कौन सा होता है? कॉपर, जिससे तुम्हारा स्पेशल लगाव है। टी की बात नहीं कर रहा हूं, 300 की बात कर रहा हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो हंसने वाली क्या बात है भाई। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, 300 वहां भी लिखा हुआ है आपका, लेकिन वो कुछ और काम करता है। इधर तुम कोई और पानी निकालते हो, उधर कोई और पानी निकालते हो। अरे मॉलिक्यूल का निकालते हो भाई, डिहाइड्रेशन। 3 डिग्री में होता है कि नहीं होता है? एल्कोहल लेने के बाद होता है कि नहीं होता? तो चौथा ही हो गया। अब पांचवा कौन सा होता है बताइए तो? चंटू मंटू। कौन सा होता है? चंटू मंटू। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है बेंजाइलिक और ललाइलिक पोजीशन का। तो 5 5 5, ये मॉडरेट 5 हो गए। सर स्ट्रॉन्ग वाले 5 बताओ। KMnO4 का नाम सुना? K2Cr2O7 का नाम सुना? CrO3 का नाम सुना? S2CrO4 का नाम सुना? O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O विद Zn दे सकता है, विदाउट Zn दे सकता है। ये 5 स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो 5 5 5 के रिदम में बहुत कुछ चलना है। मेरे पास 5 5 5 वाला बहुत है, क्योंकि मैं सेट करने की उसी में कोशिश करता हूं कि 295 ना चले, 555 चले। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 5 बहुत शुभ नंबर है, आगे चल के बहुत काम आएगा। समझ रहे हो?
पाई डाई पाई, ई एन बी एन टी एन पी एन, ये सब उसमें लिगेंड में भी खट 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 सब याद होता चला जाएगा। समझ रहे हो? कहा जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, तो लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, तो अपन लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन के मोड पे रहेंगे। इसलिए 5 बहुत शुभ नंबर मैं पहले बोल के चल रहा हूं। मतलब तुमको ऐसा दिखेगा कि मास्टर इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, रहते रहते पगला के ऑर्गेनिक में चला गया, वो जानबूझ के जाऊंगा मैं कि 5 ये भी सुन ले, बस तू ढंग से सुन ले, किसी तरीके से ना लाए कि इसको दिमाग में स्टोर करके लेके जाना। ठीक है, तो एनीवे अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमने कहा था कि मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट। सिंपल सी बात है, पहले सुन लो एक बार 2 मिनट के अंदर सुन लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि मान लो न्यूक्लियस है, जमीन से इतनी मोहब्बत कर रहा है, किससे? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से। किससे कर रहा है? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से। तुम्हारी गंदी निगाहें किस पे पड़ गई? इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। अब तुमको क्या नहीं देखा जा रहा है? न्यूक्लियस से इसकी मोहब्बत। अब तुम क्या चाहोगे कि इसको बाहर निकालना है, मुझे क्या करना है? बाहर। अब बाहर ऐसे थोड़ी फ्री फंड में कोई काम होता है आज की दुनिया में। एनर्जी दो, चलो एनर्जी दो। अब देखो एनर्जी दोगे तो समझने की कोशिश करो, सर इतनी दे नहीं निकलेगा, इतनी दे नहीं निकलेगा, इतनी दे नहीं निकलेगा। तुम्हारा भी दिल जानता है, मानते हो या नहीं? एफर्ट हमेशा क्या चाहिए होगा? ज्यादा। अरे ज्यादा चाहिए होगा या नहीं? तुमसे तो बेहतर कौन ही जानेगा भाई। अब एक बात तो, इतना भी एफर्ट मार दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या इतने एफर्ट की जरूरत है? नीचे वाला ऊपर वाला? मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट? अच्छा, आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड भी गैसियस भी, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? अच्छा एक बात तो, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अंदर वाले का निकालो, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। अब तुम सोचना, इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सोच के बताना, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कब लगेगा सर? या तो साइज उसकी छोटी हो, क्या बोला मैंने? साइज छोटी होने से क्या हो गया सर? अरे न्यूक्लियस के बड़े करीब रहेगा ना भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर क्या लगेगा? ज्यादा। तो बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? मतलब कि साइज छोटी हुई तब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, हाँ या ना बता? इसका मतलब साइज बड़ी हुई तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, ज्यादा। बस इसी पे पूरा फंडा क्लियर है। लेफ्ट से राइट जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है या घटता है? साइज सिकुड़ेगी या फैलेगी? साइज हुई छोटी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? बस खत्म बवाल। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट सुन, ऊपर से नीचे जाएगा, साइज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? न्यूक्लियस से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है या ज्यादा है? यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या देनी ही पड़ेगी, ऑब्वियस है। ज्यादा या कम? कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से क्या है वो? दूर। 2 पॉइंट ये हो गए थे। तीसरा पॉइंट क्या था? एक बात मुझे बताओ, NS2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है और NP1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किससे? NS2 और NP1। किससे निकालना इजी, किससे निकालना मुश्किल? NS2 से मुश्किल। क्यों भाई? क्योंकि वो क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं NP3 और NP4 में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल? NP3। ठीक है, 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां पॉइंट क्या था? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये लगता कहां पे है फॉर्मूला? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। इतनी बात कर ली थी हमने। एस ब्लॉक में हम आए थे। एस ब्लॉक में मैंने कहा था अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 होता है, सॉरी NS1। अल्कालाइन अर्थ मेटल का क्या होता है? अब बताओ NS1 और NS2 में से फुलफिल्ड कौन सा है? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां से? ये बात बोली थी या नहीं बोली थी? एस ब्लॉक में ये एक बात याद रखनी है, पी ब्लॉक में 2 बात याद रखनी है, ऐसे ही डी ब्लॉक में 3 और एफ ब्लॉक में 4 बात। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एस ब्लॉक में क्या याद रखोगे भैया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बात कौन सी याद रखनी है? लिथियम मैग्नीशियम वाली। लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, देन क्या हो जाएगा? सोडियम। लिथियम और मैग्नीशियम क्यों हुआ? ड्यू टू सिमिलर आयनिक रेडियाई। रीजन क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप, वो बाद में बताएंगे। तो वो एक बात बस याद रखना है एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आ जाओ, 2 बात याद रखना है। एक तो आलू गालू याद रखना है ग्रुप 13 में, और वहां पे इलू टीलू अगर हम बात करें सर्वेसर की भाषा में, इंडियम और थैलियम 2 जगह याद रखना था या नहीं? बट गाली नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? बट गाली नहीं, बट गाली नहीं, पक्की बात है। उसके बाद से हम आ जाते हैं अगले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14। एस में 1 बात याद रखोगे, पी में 2 बात, डी में ऐसे ही कितनी बात याद रखनी है? 3, और एफ में कितनी बात? 4। अगर 1 2 3 4 अगर फॉलो कर गए, तुम्हारा कोई सवाल गलत नहीं होगा भाई, ये मेरी गारंटी है। पहले लेकिन सुनना पड़ेगा। अगर मैंने तुमसे कहा कि एस ब्लॉक में, चलो एक बात तो ये याद रख ली, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 में एक तो याद रखना है, और किसमें याद रखना है? ग्रुप नंबर 14 में। लेकिन आपको कहां ध्यान रखना है? पीबी और एसएन में। कहां पे? पीबी और एसएन में।
एसएन क्या होता है, बाद में आता है, पीबी पहले आ जाता है। रीजन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ग्रुप 13 में दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं, ट्रांजिशन भी और लेंथेनॉइड भी। तो पी ब्लॉक में दो ही ग्रुप याद रखने होते हैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, एक तो ग्रुप नंबर 13 और एक ग्रुप नंबर 14। बाकी सब में नॉर्मल ट्रेंड चलता है। अब आ जाओ डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक, सारे लोग लिखिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, फॉर एनी गिवन सीरीज, 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 फर्स्ट एलिमेंट हैज, फर्स्ट एलिमेंट हैज, फर्स्ट एलिमेंट हैज मिनिमम आईपी, मिनिमम आईपी, मिनिमम आईपी, वाइल, वाइल मिनिमम आईपी को मार्क करो पहले, फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम आईपी मार्क करो, फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम आईपी, पहले इसको मार्क करो, रेड पेन से मार्क कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम आईपी, वाइल लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, while last element of series, of series has maximum IP, 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 has my maximum IP। चलिए इधर देखिए भाई, देखो 3D हुआ, 4D हुआ, 5D हुआ, बोलो हाँ या ना। आपको यही सीरीज पढ़नी होती है। 6D वाला रेडियो एक्टिव होता है, जिसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें उसे नहीं पढ़ना है, तो 6D को हम इग्नोर मारते हैं। 3D की शुरुआत कहां से होती है, स्कैंडियम से, देन कौन आता है, टाइटेनियम, ऐसे ही बढ़ते वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आ गया या नहीं आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या आता है, जिरकोनियम, देन चलते 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 कबाड़ा, अरे हाँ ना, जिंदगी कबाड़ा। आगे हो जाओ, यहाँ पे HF आएगा, बोलो हाँ है ना। चलते 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 हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब एक बात तो 3D सीरीज देखना, लाइन पढ़ना, लाइन का मतलब क्या है, एक मिनट पहले सुनो ढंग से। कहने का मतलब क्या है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। मैंने जो लाइन लिखवाई उसमें क्या लिखवाया कि भाई जो पहले मेंबर होते हैं ना, ग्रुप का पहला मेंबर 3D का कौन है, स्कैंडियम, तो इसके लिए आईपी क्या होती है, मिनिमम। क्यों होती है अभी समझाता हूं, ये क्या होती है, मिनिमम। ऐसे ही अगर 4D में मिनिमम कहा जाए तो किसका होगा, याट्रियम का। ऐसे ही अगर हम बात करें 5D में किसका होगा, लैंथेनम का। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। पहली बात तो ये बोला, और क्या बोला दूसरी बात कि लास्ट एलिमेंट जो होता है डेट इज जिंदगी कबाड़ा हो गई। क्या बोला मैंने, जिंदगी कबाड़ा हो गई। यहां पे अगर हम बोला जाए तो इनकी आईपी क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम आईपी। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ सर, सवाल तो मन में उठता है कि क्यों हुआ। एक बात बता कि लेफ्ट से जब तू राइट जाएगा, एक बात मुझे बता, लेफ्ट से राइट जाएगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये मुझे बता। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। D1 D2 D3 बढ़ते जा रहे हैं। शील्डिंग कैसी होगी, सिग्मा कैसा होगा, पुअर। जेड इफेक्टिव कैसा हो गया, जेड इफेक्टिव कैसा हो गया, ज्यादा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या मुश्किल। बस यही रीजन होता है कि स्कैंडियम का मैक्सिमम होता है, जिंक का मिनिमम होता है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। वैसे तो डी, सॉरी सॉरी, इसका मिनिमम होता है, इसका मैक्सिमम होता है, ठीक है वही बात है। अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में जो तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, वैसे तो डी ब्लॉक का आईपी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर वो घुस के पूछना शुरू ही कर दे, क्योंकि इतिहास में एम्स के पेपर में ऐसा हुआ है, ठीक है, नीट के पेपर में ऐसा सच नहीं हुआ है, लेकिन एम्स के पेपर में हुआ है, और वो जिस दिन उसका मूड खिसकेगा वो बना लेगा। अब सुनो जरा गौर से, ये तो हमको पता चल गया सर स्कैंडियम का सबसे कम होगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, सॉरी ग्रुप में, और अगर हम बात करें कि जिंक का मैक्सिमम होगा पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर सीडी का मैक्सिमम, एचजी का मैक्सिमम, वाई और एलए का क्या होता है, कम होता है। क्यों ऐसा होता है, लेफ्ट से राइट जाओगे सर, डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, सिग्मा पुअर होगा, जेड इफेक्टिव अच्छा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा सर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन बीच में कुछ इरेगुलर ट्रेंड भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज कि आपसे कौन सा सवाल पूछा जाएगा, अगर पूछ भी लिया पूरा ऑर्डर तो आपसे 3D पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, 3D। अब 3D में जनरली क्या होता है कि लंबे लंबे ट्रिक्स बताने का कोई मतलब नहीं है, 2 लाइन बता रहा हूं, 2 लाइन याद रखना, रखोगे। चलो पहले एक काम करो, इसके लिए जगह छोड़ो थोड़ा सा, और फिर एक और नोट लिखो, 2 कदम पर टी 2 कदम पर कॉफी।
लिखो, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। अच्छा, बंदर को किससे कंपेयर किया जाता है? मिस्टर सीआर से कंपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लिखो, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी दोस्त। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने, कोई नहीं कुछ जाने, ये नॉर्मल सीरीज होता है। देखना जरा गौर से, मेरी अगर बात को समझ जाओगे तुम्हारा सवाल हो गया। मैंने क्या बोला? टी। मैंने क्या बोला? टी। 2 कदम पर टी। और मैंने क्या बोला? 2 कदम पर कॉफी। क्या बोला? कॉफी। फेको बोला है या कॉफी बोला है? मतलब सीओ पहले आएगा या बाद में? सीओ पहले आएगा, हाँ या ना? 2 कदम पर टी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, बस खत्म, ऑर्डर खत्म। फिर से सुनना, अगर नहीं समझ में आया, यहां पे गौर से देखो। मैंने क्या बोला? 2 कदम पर टी, पहला कदम दूसरा कदम, 2 कदम पर टी। और फिर मैंने क्या बोला? 2 कदम पर कॉफी, तो पहला कदम दूसरा कदम, 2 कदम पर कॉफी। यानी कि अगर ऑर्डर पूछा जाए आपसे क्या है, तो ऑर्डर क्या होगा? साइन से बड़ा कौन हो गया? वेनेडियम। समझ रहे हो? वेनेडियम से बड़ा कौन हो गया? क्रोमियम। अब क्रोमियम से बड़ा कौन आया? तो 2 कदम पर मैंने क्या बोला? टी। 2 कदम पर क्या बोला? टी। उसके बाद से यहां पे आगे कौन आ जाएगा? आगे कौन आ गया? एमएन, बोलो हाँ या ना? उसके बाद कौन आ गया? निकल। उसके बाद कॉपर। फिर उसके बाद बताओ कौन आ गया? कॉफी। कॉफी का मतलब पहले आयरन या पहले कोबाल्ट? पहले कौन आ गया? कोबाल्ट। देन कौन आया? आयरन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉफी। क्या हो गया? कॉफी। और ये क्या हो गया? आपका टी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, खत्म आंसर। बस, ज्यादा बोझ ही मत पालो। सिंपल सॉर्टेड लाइन रखो, जितना ट्रिक कम रखोगे उतना फायदा होगा। क्योंकि एक बढ़िया बात बता देते हैं, घंटा नहीं तुम्हारी ट्रिक, तुम्हें एवरेज बच्चे की बता दे रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल वन जिसने पूरा सब कुछ कर रखा है, बट एवरेज बच्चा मारा जाता है बेटा इस ट्रिक के चक्कर में, मैं पहले बता दे रहा हूं। इसलिए लाइनें एकदम छोटी रखो हमेशा, और हमेशा इजी रखो। इजी ऐसा रखो कि तुरंत तुरंत कर पाओ। अब कितना ट्रिक वहां तक जाते जाते याद करोगे? एक इनऑर्गेनिक में 15-75 को ट्रिक बता दे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ट्रिक को थोड़ा अवॉइड कीजिए। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, खत्म आंसर। वैसे यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। चलो, ये तो बात हो गई। किसकी बात हो गई सर? ये तो बात हो गई कि रेस्पेक्टिव पीरियड में क्या होता है। पहले वाले का मिनिमम होता है, लास्ट वाले का मैक्सिमम। अगर सर हमसे ऑर्डर पूछ लेता है तो क्या पूछ लेगा? 3D का ऑर्डर। क्या पूछ लेगा? 3D का ऑर्डर। अब इसके बाद मजेदार बात है। मजेदार बात पता है कहां है? ग्रुप में है। कहां पे है? ग्रुप में। हालांकि सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन एम्स के अंदर सवाल उसके ऊपर पूछा गया है, और जनरली हम छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले तो ये लिखिए, पहले ये वाली बात लिखने के बाद ये वाला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके लिख लेंगे, ताकि मेरी बात आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर, बोलते रहो बार बार, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर, 2 कदम पर। जो जो नहीं बोलेगा उसका उसका बियाह नहीं होगा। अब बोलो सारे लोग, 2 कदम पर। देखो आवाज देखो, ये है बदलता भारत, ठीक है? बियाह के चक्कर में बदलता भारत। दहेज कह रहा है, देखो यार। कर लिया? हो गया? दो कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। हाँ, बोलते रहो भाई। अबे टी ही है 2 कदम पे, कुछ और नहीं है। वो मेटेलॉइड में बैठा हुआ है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। अरे पोलोनियम और एटी यार। पोलोनियम का बोलो सिंबल पीओ होता है, और एटी का एटी होता है। समझ रहे हो? तो ये अलग थी है।
2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। नोट कर लिया भाई? अब सुनो, बड़ा खूबसूरत बात तुम लोगों को बताना चाहते हैं, सुनोगे मेरी बात को? पक्की बात है? एक और बात ढंग से सुनना, 1 मिनट पेन कॉपी छोड़ के बस सुन लो, बस तुमको तुमको बस वैसे ही समझ में आ जाएगा। एक बात बता, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। बीच में कितना गायब हो गया? 58 से लेके 71 तक। बोल हाँ या ना? यहां पे क्या आ रहे थे? बोल जल्दी। यहां पे आपका क्या आ रहे थे? एफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ रहे थे? एफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा अच्छा या बेकार? सिग्मा अगर पुअर हो गया तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो साइज क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। साइज क्या हो जाएगी? छोटी। अरे बोलो ना यार, इस साइज के छोटी होने के पीछे रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तुम हटाओ, तुम तो ऐसे सोचो, एचएफ के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? सिग्मा अच्छा या बेकार? बेकार हुआ या नहीं हुआ? अब जरा गौर से मुझे सोच के बताना यहां पे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? आसान या मुश्किल? अबे एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग है तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान? मुश्किल होगा ना भाई। यानी कि अब अगली लाइन में क्या बोलूंगा? किसी भी ग्रुप में, क्या बोला मैंने? किसी भी ग्रुप में। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? पीरियड की बात कर रहा हूं या ग्रुप की? पीरियड में पहले वाले की क्या होती है? मिनिमम, और लास्ट वाले की क्या होती है? अब मैं कह रहा हूं किसी भी ग्रुप में, 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 किसी भी ग्रुप में 5d की साइज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या बोला मैंने? 5d की साइज, सॉरी मैक्सिमम कह रहा हूं, 5d की जो आईपी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। तो पहली चीज तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इसके लिए जगह आपने छोड़ रखा है, इसके लिए जगह, अच्छा नोट कर लिया था ना आपने? ये वाला ऑर्डर ये भी नोट कर लिया था? बी नहीं नोट किया है? छोड़ो, तब बी पॉइंट लिखो। बोलो बोलो, बी पॉइंट लिखो। एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, 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 all group have, rest all group have maximum IP of 5d element. Rest all group contain लिख देना। Rest all group contain, except third group, rest all group contain maximum IP of 5d series. Maximum IP of 5d series। पहली चीज समझो, 5d लिखो, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, रेस्ट ऑल ग्रुप हैव मैक्सिमम आईपी ऑफ, हैव मैक्सिमम आईपी ऑफ 5d एलिमेंट्स, 5d एलिमेंट्स, 5d एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? सुनो जरा गौर से, यहां पे जरा गौर से सुनो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं भाई, देखना जरा गौर से, ये देखो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं इन ग्रुप की, यहां पे ढंग से देखो, इन ग्रुप, यहां पे हालांकि डेटाबेस बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी देखना, सेकेंड ईयर लाएंगे। एक बात बताओ, ये 3D है, ये कौन सा है? 4D, और ये कौन सा है? 5D। ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या यहां पे एफ इलेक्ट्रॉन क्या जीरो होता है या नहीं होता है? पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनना, यहां पे नो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा गौर से मुझे सोच के बताओ, 3D से बड़ा साइज किसका होता है? अब 4D से बड़ा, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। अगर तुम सोच के बताओ, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी या घटेगी? अगर साइज बढ़ी तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई या घट गई? तो आईपी ज्यादा होगा या कम होगा? पक्की बात है। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3D, देन क्या हो जाएगा? 4D, देन क्या हो जाएगा? 5D। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? ये तो हो गया किसके लिए? थर्ड ग्रुप के लिए। ये किसके लिए हो गया? बोलो जल्दी। थर्ड ग्रुप। किसके लिए हो गया? थर्ड ग्रुप। सर बाकियों में क्या होता है? तो बाकियों में बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको, बस एक चीज आपको चीट कोड लिखना आना चाहिए, दैट इज 3-3-4। क्या लिखना आना चाहिए? 3-3-4। जैसे यहां पे 3D है, यहां पे भी अगर मैं बात करूं 3, और यहां पे क्या लिख देना है? 4। आगे बोलो 4-4-3, क्या हो जाएगा? 4-4-3, और नीचे क्या आपका बैठा रहेगा? 5-5। ठीक है, लास्ट में 5-5, बस ऊपर का 2 नंबर याद कर लो। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, पहले मैं इसको हटा देता हूं यार, थोड़ा क्लियर लिखता हूं, 1 मिनट। ये क्या है? 3-3-4, 4-4-3, लास्ट में क्या आएगा? 5-5। मैंने तुमसे क्या बोला कि केवल थर्ड ग्रुप को छोड़ दो, बाकी जितने ग्रुप हैं उनके लिए किसके लिए आईपी सबसे मैक्सिमम होगी? 5D। किसके लिए मैक्सिमम होगी? 5D। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना?
अगर मैं बात करूं ये क्या हो गया 4D 3D 4D 3D। अब अगर हम बात करें 4D से ज्यादा 3D का होता है, 3D से ज्यादा 4D का होता है, कहां होता है ये बताओ। तो जरा गौर से यहां पे सुनना, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 10। 3 4 5 4 5 6 10, 3 4 5 4 5 6 10। बचा कौन कौन सा ग्रुप आपका? थर्ड जा चुका है, 4 जा चुका, 5 जा चुका, 6 जा चुका, कौन बचा? 7। और कौन सा ग्रुप? 8। और कौन सा ग्रुप? 9। और कौन सा ग्रुप? 11। और कौन सा ग्रुप? 12। उनके लिए ऑर्डर होता है 4D से ज्यादा 3D का, 3D से ज्यादा 5D का। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 5 6 और 10 के लिए ऑर्डर होता है 3D से बड़ा 4D, 4D से बड़ा किसका हो जाता है? 5D। अब बात आती है सर इसका लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक बताने के लिए बता दिया जाए, लेकिन आपके पेपर में ना तो पूछा जाना है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसमें से निकाल के देखोगे ना NIPT PD वाला मिलेगा। एक्सेप्शनल कन्फ्यूग्रेशन की वजह से आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आए थे, आपको देखने को मिला था फिलिंग में चेंजेस आए थे, उसकी वजह से ये चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं डेटा बेस्ड है, ज्यादातर चीजें आपको क्या याद रखनी है? दो बातें याद रखना है कि एक रेस्पेक्टिव अगर कहा जाए पीरियड में पहले एलिमेंट की मिनिमम होती है आईपी, लास्ट वाले की क्या होती है? मैक्सिमम। अगर बात किया जाए ग्रुप में पूछ लिया, ग्रुप में इतना जाएगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी चला गया तो 3 3 4 4 4 3 5 5 5। अगर थर्ड ग्रुप में बात किया जाए तो 5 का मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो ऑब्वियस है मिनिमम होगा, क्योंकि वहां 4f इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम बात करें आगे, अगर आप जाएंगे जैसे कि मान लीजिए 4 में या 5 में या 6 में या 10 में या 9 में या 7 में या 8 में या 11 में या 12 में, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि 5D वालों का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन वहां कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 5D एलिमेंट का रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा आईपी हो जाता है, सॉरी ग्रुप में क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा आईपी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात करूं, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये कौन सा ग्रुप है? ये मुझे बताओ कौन सा ग्रुप है? 12 है। 12 में कौन सा लगेगा सबसे ज्यादा? 4D। 4D का मतलब किसके लिए सबसे कम? 4D मतलब CD। देन किसके लिए हो जाएगा? ZN। देन किसके लिए हो गया? HG। अगर मैं बात करूं नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, दूसरा सवाल, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो यहां पे एक बात तो, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है, लेकिन कौन से ग्रुप का होता है? ये कौन से का होता है? कौन से का होता है? 10 का होता है। किसका होता है? 10। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? NI। देन उससे ज्यादा PD। देन उससे ज्यादा PT। ऐसे करके आप किसी के लिए निकाल सकते हैं। बस याद रखना 3, ऐसे याद रखो। मैं इसको एक कैसे याद रखता हूं? 3 4 5 4 5 6 10, 3 4 5 4 5 6 10, 4 5 4 5 यहां से मैच करा लेना, बस ये याद रख लेना। एक कोई भी याद हो गया ना तो दूसरा वैसे ही याद रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, लेकिन अगर आ गया तो ये तो नहीं कहने जाओगे कि अगले ईयर पढ़ के आएंगे, इस ईयर नहीं पढ़ के आए, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। 3 4 5 4 5 6 10, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 4 5 4 5 6 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आईपी का ये ऑर्डर हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें एफ ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के अंदर पहली बात कौन सी इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर जब हम बात करते हैं तो पहले एलिमेंट की आईपी मिनिमम होती है, लास्ट वाले की क्या होती है? मैक्सिमम। इसके बाद अगर हम बात करें कि पहले ग्रुप का हमसे पूछ ही लिया तो क्या करना है? 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। उसके बाद तीसरा सवाल और हार्ड करके हमसे क्या पूछेगा? वो हमसे ग्रुप में पूछ लेगा। ठीक है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं नीट के पेपर में आज तक नहीं पूछा गया है। और ये क्यों नहीं पूछा गया है? क्योंकि ये डेटा बेस्ड बन जाता है काफी हद तक, इस वजह से इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, चूंकि आप लोग ड्रॉप ईयर में है और मुझे नहीं लगता कि किसी की प्रिपरेशन किस लेवल पे है, किसी की बहुत अच्छी होगी और किसी की बहुत डफर होगी, तो मान लो जिसकी डफर है उसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसकी अच्छी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई तुम्हें एक्स्ट्रा कॉर्नर में ये ऐड करके रखना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता पता नहीं किस दिन उसका दिमाग चेंज हो जाए, किस दिन सरकार का मूड बदले, एजेंसी बदल दे तो वो पुराने मोड पे आ ना जाए कहीं पेपर कराने के लिए। कि वैसे भी एम्स को लेके बहुत सारी मांगे चल रही हैं अभी, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसी चीजों को मिस मत करिएगा। एटलीस्ट आप कुछ नहीं याद कर सकते हैं तो ये वाला ग्रुप तो याद ही रखिए। और ये तो कॉमन होता है यार, 3D 4D 5D नंबर ऑफ शेल के बेसिस पे। इसको याद रखने का तरीका वैसे तो कोई तरीका नहीं है। 3 4 5 4 5 6 10, मैं इसको एक नंबर याद कर लेता हूं, बचा हुआ नंबर खुद ब खुद लिख देता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? और एक बस चीट कोड याद रखो, क्या? 3 3 4 4 4 3, बचा क्या लास्ट में? 5 5 5। पहले ही जाते ही लिख दो 3 3 4 4 4 3, 3 3 4 4 4 3। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले ही लिख दो, तुम्हारा काम ही खत्म। अब यहां से पढ़ना शुरू करो, 3 4 5 4 5 6 10। बस 2 नंबर आपको याद रखने हैं इसी बीच वाले के लिए, बाकी इसके लिए याद करना ही नहीं पड़ेगा।
तो इजी है, अगर आप खुद सोच के देखो। अगर मैं तुमको चलो यही याद करा देता हूं, 2, यहां सॉरी 3 4 5 होगा पक, 3 3 4। अब एक चीज सुनना, 3 3 4 मैक्सिमम किसका होता है? 5D का। ये कंफर्म है कि नहीं है? तो 5 5 5 तीनों के लिए लास्ट में रख दिया। बचा कौन सा नंबर आपका? 4। 4 के नीचे क्या बचा? 3। 4 के नीचे क्या बचा? 3। 3 के नीचे क्या बचेगा? 4। यही बचेगा या नहीं? 3 3 4 तो क्या बनेगा? 4 4 3 और लास्ट में क्या बन गया? 5 5 5। अब बताओ ग्रुप नंबर थर्ड के लिए कोई चेंज ऑब्जर्व होता है? 3D का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होता है? 4D, उसके बाद 5D। लास्ट में आ जाओ, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D कहां पे होता है? ग्रुप नंबर 4 5 6 10। 7 में क्या होगा बताओ जल्दी? 4D देन 3D देन 5D। 8 में क्या होगा? 4D 3D 5D। 10 में क्या होगा? 3D 4D 5D। अच्छा 12 में क्या होगा? 4D 3D 5D। तो दो नंबर, बस एक नंबर कोई पकड़ लो, एक कोई पकड़ लिए तुमको आ जाएगा। क्या बोला मैंने? 3D 4D 5D कहां होता है? 4 5 6 10। 4 5 6 10 कोई एक पकड़ लो, बाकी तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। पक्की बात है? तो बस इसको छापो, ये वाला ये छापो, फिर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो बतानी है। ये तो नोट कर लिया था, ये नोट किया है, इसको नोट करो। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पहला पॉइंट तो ये कि किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में पहले एलिमेंट की आईपी क्या होती है? मिनिमम, और लास्ट वाले की क्या होती है? मैक्सिमम। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या हो गई? ग्रुप वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई कि ग्रुप में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 5D एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप हर जगह क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये दो बात हो गई। तीसरी बात और बतानी है, लेकिन उसको पहले नोट करो। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। ऊपर का कोई काम वाम चल रहा है का? है? नोट कर लिया? चलो 2 पॉइंट लगा लिए थे आपने, सी पॉइंट लगाएंगे, सी पॉइंट भी लगा लेंगे। सी पॉइंट, सी पॉइंट पहले थ्योरी लिख लोगे, लिखो। फॉर एक्सेप्ट फॉर थर्ड ग्रुप, एक्सेप्ट फॉर थर्ड ग्रुप, एक बार और लिखो, एक्सेप्ट फॉर थर्ड ग्रुप, एक्सेप्ट फॉर थर्ड ग्रुप 5D एलिमेंट हैज, except for third group 5D element has, 5D element has highest ionization, highest ionization potential, highest ionization potential, highest ionization potential due to lengthenoid contraction। lengthenoid को contraction को रेड पेन से लिख लेना, due to lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? उसके बाद से आपको ये छापना है। ये वाला फटाफट छापिए। ऐसे लिख लो, ऐसे मत लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको सिंपल तरीका बता देता हूं, 3 पॉइंट में बस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट ऐसे करके मेरे साथ ही लिख लो। पहला, थ्री डी का ज्यादा 4D से, 4D का ज्यादा 5D से। किसके लिए होता है? थर्ड। किसके लिए होता है? सिर्फ थर्ड। उसके बाद से अगर हम बात करें 4D का ज्यादा किससे? 3D से, और सॉरी 4D से ज्यादा 3D, 3D से ज्यादा 5D। किसके लिए होता है ये? तो ये होता है 4 5 के लिए नहीं होता है, 3 5 है। देखो ढंग से, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो कैसे पहचानते हैं, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। तो 4 और 5 ना आए तो 4 और 5 मत लिखना, और 6 और 10 भी मत लिखना, समझ रहे हो? और यहां पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 7 8 9, उसके बाद 11, उसके बाद 12। ये 3 पॉइंट में बस याद करके इसको बस ऐसे सजा के लिख लो, ठीक है? काम हो जाएगा तुम्हारा, ये काम हो जाएगा।
3 पॉइंट में जितना नोट्स प्रिसाइज बना सकते हो उतना प्रिसाइज बनाया करो, पॉइंट्स में बुलेट्स में लिखने की कोशिश किया करो, बाद में तुम्हारे लिए पढ़ने में इजी होगा। एस ब्लॉक में लिथियम मैग्नीशियम वाली बात याद रखना, बाकी सब जनरल चलता है। उसके बाद पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14 याद रखना, बाकी सब जनरल चलता है। आ जाओ डी ब्लॉक में, तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि पहले किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में पहले एलिमेंट की आईपी मिनिमम होती है, लास्ट वाले की मैक्सिमम। थर्ड ग्रुप में याद रखना है 3D और 4D और 5D का ऑर्डर बनता है। और उसके बाद तीसरी बात याद रखनी है कि किसी भी रेस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर 5D एलिमेंट का एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप आईपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब लिखिए कंपेयर 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 आयनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। पहला क्रोमियम एंड मैग्नीज का कंपेयर कीजिए, क्रोमियम एंड मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, क्रोमियम एंड मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोला गया है क्रोमियम एंड मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। बड़ा क्लियर है भाई, देखो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहा है। 2 की बात करने का मतलब इसका कंफ्यूग्रेशन क्या होता है, इसका कंफ्यूग्रेशन होता है 3d5 4s1 और इसका कंफ्यूग्रेशन क्या होता है 3d5 4s2। पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनना, तुमसे क्या पूछा जा रहा है, मान लो इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 दोगे, क्या दोगे, IE1 तुमने दिया, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बन जाएगा ये 3d5 और 4s क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी, 0। यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी 1 खिलाओगे तो ये मुझे बताओ यहां पे क्या बन जाएगा 3d5 4s1। यहां चौथे शेल से अब इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां कहां से निकालना है, तीसरे शेल से। हाफ फिल्ड है कि नहीं है ये मुझे बताओ, है। तो तुमसे पूछा जा रहा है IE2 कंपेयर करो, आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब तू सोच के बता, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहां से भी निकालना इजी कहां से, मुश्किल कहां से। सर यहां पे कौन सा कंफ्यूग्रेशन है, हाफ फील्ड, और यहां पे कैसा कंफ्यूग्रेशन है, नॉर्मल फील्ड। तो एक बात मुझे बता, नॉर्मल फील्ड होने के साथ साथ सर यहां फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं, बोलो जल्दी, फोर्थ शेल, और जबकि यहां कौन से शेल से निकाल रहे हैं, थर्ड। तो एक बात मुझे बताओ सोच के कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम के लिए ज्यादा या मैग्नीज के लिए ज्यादा, क्रोमियम के लिए ज्यादा होती है मैग्नीज से। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट होगा कॉपर एंड जिंक में कंपेयर करना है, तो कॉपर और जिंक में भी वही कहानी है। एक मिनट रुक जाओ, सुन लो, कंफ्यूग्रेशन की वजह से ये क्या बन गया था 3d10 4s1, ये क्या बन गया था 3d10 4s2। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो अब ये क्या बन गया 3d10 4s1 और यहां पे क्या बन गया ये 3d10। यहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड थर्ड ऑर्बिटल से, कहां, सॉरी थर्ड शेल से, कहां से, थर्ड शेल। और यहां पे कहां से निकालना है, फोर्थ शेल। ऑब्वियस है, कहां से निकालना इजी और कहां से मुश्किल, सर यहां से निकालना मुश्किल और यहां से निकालना आसान। तो कॉपर और जिंक में किसका ज्यादा हो जाता है, कॉपर का। ठीक है, तो ये दो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक आएगा मैग्नीस और आयरन वाला, क्योंकि वहां पे ड्रेस्टिक चेंज आता है। एनसीईआरटी के अंदर कई बार, 2 बार जिक्र किया गया है उसका, 2 बार जिक्र किया है, क्रोमियम मैग्नीज कॉपर एंड जिंक। इसके बाद से होता है Mn और आयरन का। लिखता है कि Mn और आयरन पे आने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड की जो रूल आउट होता है, जो ट्रेंड होता है, वो ब्रेकआउट कर जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लिखा हुआ है ये लाइन। तो पहला क्रोमियम एंड मैग्नीज, दूसरा कॉपर एंड जिंक। ठीक है, लिखो। ये सवाल हो गया। अच्छा, हाँ ये रहा भाई, काहे गुस्सा हो रहे हो, मत गुस्सा हो। नोट कर लिया।
हो गया? लिखो अगला सवाल। कंपेयर कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 टू 1, 2 and 3 and 3, 1, 2 and 3 of manganese and iron, of manganese and iron, Mn and iron, 1, 2, 3 तीनों कंपेयर करना है। 1, 2, 3। एक बात मुझे बताओ, पहले ऑर्डर में एक बात बताओ, Mn और कॉफी में से याद है आपको? फी फी Mn पहले आता है या कॉफी पहले आता है? कॉफी पहले या Mn? Mn पहले आता है और Fe क्या आता है? बाद में आता है। रीजन क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, तुमको अगर याद हो, रेडियस पढ़ाते वक्त इसका बताया था 137 पिकोमीटर होता है, बताया था या नहीं बताया था? और इसका कितना होता है बोलो जल्दी? 126। साइज बड़ी किसकी, छोटी किसकी? Mn की बड़ी है और Fe की छोटी है। इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल होगा? Fe में से, हाँ है ना? अच्छा एक बात तो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ क्या कंफ्यूग्रेशन बन रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ। 3d5 4s2, 4s2 ओरिजिनल बना। आयरन का क्या बना? 3d6 4s2। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या बचा? 4s1 बचा। d5 है और d6 है। अब बताओ किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? d5 का या d6 का? अरे यार चाचा, तुम डी में से अभी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या 4s में से? अभी इलेक्ट्रॉन तुमको कहां से निकालना है, डी से या 4s से? तो 4s देखो ना, काहे डी पे आ गए तुरंत? अब बात आती है कि तो इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे? अरे नालायक, एक बात बता कि Mn और आयरन में बड़ा कौन था? Mn बड़ा था। Mn से तूने क्या बनाया? Mn प्लस। और आयरन से तूने क्या बनाया? आयरन प्लस। अब साइज किसकी बड़ी रहेगी? अभी भी Mn प्लस की बड़ी रहेगी। तो अगर मैं बोलूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो Mn और Fe में किसकी ज्यादा होगी? Fe की। लेकिन अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा तो अब इस बार रूल क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा? पहली चीज सुनो, यहां पे सुनो, यहां पे एक एक करके सुनो। क्या ये क्या कंफ्यूग्रेशन था? 3d5 4s2 था या नहीं था? और ये क्या था? 3d5 4s, सॉरी 3d6 और 4s2 था। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया। ठीक है, सुनना, ये क्या बन गया? 3d5 4s1 और ये क्या बन गया? 3d6 4s1। पक्की बात है? अगर मैंने तुमसे बोला आयरन और मैग्नीज में साइज किसकी छोटी थी? आयरन की। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहली ज्यादा किसकी हो गई? बोलो जल्दी। IP1 किसकी ज्यादा? आयरन की। अब दूसरे केस में देखो, यहां पे आने के बाद Mn क्या बन चुका है? Mn प्लस। आयरन क्या बन चुका है? आयरन प्लस। अब एक बात मुझे बताओ, आयरन और Mn में पहले साइज किसकी बड़ी थी? Mn की बड़ी थी। तो Mn प्लस और आयरन प्लस में अभी भी साइज किसकी बड़ी रहेगी? Mn की। इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से मुश्किल या यहां से मुश्किल? Mn से मुश्किल। Mn से मुश्किल होगा, आयरन से मुश्किल होगा। तो यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी? आयरन की। ठीक है, अब लेकिन अगर थर्ड की बात करें तो Mn क्या बन चुका होगा? +2 और आयरन क्या बन चुका होगा? +2। इसके पास कंफ्यूग्रेशन है 3d6, इसके पास है 3d5। ये क्या है बोलो जल्दी? हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं? तो Mn+2 और Mn+3, Mn+2 और Fe+2 में किसका ज्यादा होगा बोलो जल्दी? Mn+2 का। ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है माता रानी के अंदर, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लेंगे। वैसे इसके अंदर कुछ खास है नहीं वैसे। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आपको कन्फ्यूग्रेशन के बारे में अंदाजा होना चाहिए। मैंने पहले बोल रखा है, स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। कहां पे? अरे तो अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब ना होगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, Mn+ बना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, Mn+2 बना। अब तीसरा इसके अंदर से निकालोगे ना, तो वही तो समझा रहा हूं, अभी तो निकालोगे तो ये d5 है और ये क्या है? d6 है। स्टेबल दोनों में कौन है? तो इसलिए यहां से निकालना क्या होगा? तो इसीलिए तो बोला Mn+2 का आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियस है। ऐसे सोचो ना यार, ये देखो ये क्या बन रहा है? ये आपका 3d5 4s1 है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के हाफ फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो जल्दी छोड़ेगा या लेट से छोड़ेगा? यहां पे ये लेट से छोड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। क्लियर है? ठीक है,
ये बात समझ में आई? यहां पे आने के बाद से आपका डी ब्लॉक समाप्त होता है। तीन बातें बस याद रखनी है कि किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर पहले एलिमेंट की आईपी मिनिमम, लास्ट वाले की मैक्सिमम, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप 5D वाले की क्या होती है, मैक्सिमम। तीसरा बात क्या याद रखना है आपको कि 5D का मैक्सिमम होने के पीछे रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको नोट कर लीजिए। एफ ब्लॉक में आ जाइए, चार बातें लिखना है। नेक्स्ट पेज, नई शुरुआत, नए हेडिंग के साथ चार बातें लिखेंगे आप लोग। एफ ब्लॉक, zigzag trend of IP is observed here। पहली चीज, zigzag trend of IP is observed here। zigzag trend of IP is observed here। सबसे पहली चीज, zigzag trend of IP is observed here। ठीक है, लिखो। एक्टिनॉइड्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ही नहीं दी गई आपकी एनसीईआरटी में, तो एक्टिनॉइड्स पूछेगा नहीं। लेंथेनॉइड में क्या पूछता है वो भी सुन लो, लिखो। लेंथेनॉइड have most common oxidation state of +3। Lanthanoid have most common oxidation state of +3। Lanthanoid have most common oxidation state of +3। दूसरा पॉइंट इस पे सवाल बनाता है, इस पे उठा लेगा आपका 57 एटॉमिक नंबर, 64 उठा लेगा और 72 उठा लेगा। ठीक है, और उसी के ऊपर पूछेगा रीजन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करवाएगा। फिर लिखो, जनरली लैंथेनॉइड्स हैव first IP value of lanthanoids have first IP value of 600 joule per mole, 600 joule per mole, and second ionization energy value is approximately 1200 जूल पर मोल, 1200 जूल पर मोल। फर्स्ट आईपी जो होती है वो 600 जूल पर मोल होती है, सेकंड जो होती है वो 1200 जूल पर मोल होती है। बाकी सब अंग्रेजी है इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा गया है, कंसेप्ट यही है। अब इसमें एनसीईआरटी क्या कहती है, एम्स में एक बार पूछा भी गया है, सुन लीजिएगा कि जो फर्स्ट आईपी होता है ना, IP1 और IP2, IP1 और IP2 लेंथेनॉइड्स के लिए वैल्यू दी गई है लगभग 600 होती है और ये लगभग 1200 होती है। ठीक है, सुनना, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं एक लाइन बताऊंगा कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन का रिलेशन देके। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनना, एनसीईआरटी में एवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई बिना लॉजिक के, इनका कहना क्या है कि IP1 और IP2 की जो वैल्यू होती है ना इन लोगों की, वो लगभग बराबर होती है किसके, कैल्शियम के। किसके बराबर होती है, कैल्शियम के, IP1 और IP2 के। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि IP3 की जो वैल्यू होती है ना इनकी, IP3 की वैल्यू जो आती है वो अल्युमिनियम के बराबर होती है। ये वाला पूछा गया है भाई, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लिया जाए। तो अगर मैं बात करूं कि IP1 IP2 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विद कैल्शियम, IP3 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विद अल्यूमिनियम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दो पॉइंट मेंशन कर लो पहले कॉपी के अंदर। IP1 एंड IP2 of lanthanoid are comparable with calcium। IP1 and IP2 of lanthanoid is comparable with किसके साथ, कैल्शियम। अगला पॉइंट लिखेंगे, IP3 is comparable with aluminium। IP3 is comparable with aluminium। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट बात सुनिएगा, एक होता है एटॉमिक नंबर 57, एक होता है 64 और एक होता है 72। इन तीनों पे चांस है पूरा सवाल आने का और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा, जैसे आपको पता है लेंथेनम है, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गैडोलीनियम हो जाएगा, और यहां पे ये हो जाएगा Lu। ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट 72 नंबर का। बड़ा क्लियर सी बात है। एक बात तो, लेंथेनम के अंदर 4F क्या पाया जाता है ये मुझे बताओ, 4F क्या पाया जाता है, 4F 0 या 4F1? 0 पाया जाता है। वहीं गैडोलियम में क्या पाया जाता है, F7 पाया जाता है, और ल्यूटेशियम में क्या पाया जाता है, F14 पाया जाता है। मानते हो? अगर ये 4F है तो S कौन सा बनेगा सब में? अगर ये 4F है तो S कौन सा बनेगा, 6S बनेगा या नहीं बनेगा? यहां पे भी क्या बनेगा, 6S, यहां पे भी क्या बनेगा,
डी कौन सा बनेगा? क्या बनेगा बोलो जल्दी, क्या बनेगा? 5D। आगे यहां पे क्या लिख दिया? जीनू डार्लिंग, क्या लिख दिया? जीनू। अब जीनू का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी? 54 एटॉमिक नंबर होता है या नहीं होता है? पक्की बात है। एस में हर जगह फिक्स रहता है, मैंने कहा एस में इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता है, ना 6s में ना 7s में, तो दो दो इलेक्ट्रॉन हर जगह रहेगा। पक्की बात है। 54 दो कितना हो गया? कितना भरना है आपको एटॉमिक नंबर? तो ये क्या हो गया? 5D1। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। ये कितना हो गया? 54, 54 दो कितना हो गया? 56, और 7 कितना होता है? कितना होता है? बचा कितना? तो ये क्या हो गया? D1। आगे आ जाओ, यहां पे 54 दो कितना होता है? 56, और 14 कितना हो गया? 54, सॉरी 54 दो 56, 56 4 60, 60 10 70, बचा कितना? तो यहाँ पे भर दो। अब देखो यहाँ पे कितना, हाँ दो ही तो, नहीं 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 एक मिनट, 72 है ना, तो ये कितना हो गया? 54, 54 दो 56, 56 10 66, 66 4 70, और 70 उसके बाद, अच्छा 72 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 71 होता है। 70, वही तो मैं सोचूं यार, दो इलेक्ट्रॉन कहां से आने लगा इसके अंदर। लास्ट होता है 71, तो ये क्या हो गया? 5D1। एक बात मुझे बताओ, सबसे आउटर कौन है? 6 है, 5 है, 4 है? आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हो? 6 से, 5 से, या 4 से? कहां से निकाल? 6 से। लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है। अगर मान लो मुझे +3 बनाना है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या नहीं निकाला, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या नहीं? जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब करोगे, इसका कंफ्यूग्रेशन क्या बन चुका है? क्या बन चुका है? फुलफिल्ड। फुलफिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी जब तुम थर्ड दे रहे थे, क्या कम एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा? क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। क्यों भाई? एक बात मुझे बताओ, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही तुमको पता है कि तुम क्या बन रहे हो? तुम फुलफिल्ड बन रहे हो। क्या तुम तेजी से बनना चाहोगे या धीरे से? तो एक बात तो, आईपी जो लगेगी वो कम लगेगी या ज्यादा? कम लगेगी। अच्छा यहां पे क्या रीजन है? अगर मान लो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, अब बात आती है 3 ही क्यों निकालोगे? क्योंकि लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। अगर +2 से वो +3 में जा रहा है, इसका मतलब वो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और +4 से अगर वो +3 में आ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लास्ट टर्न पे मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। तो यहां पे एक बात बताइए, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, क्या बन गया? फुलफिल्ड। 2 1 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया? हाफ फिल्ड। 2 1 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पे 4f क्या होता है? 0। अब 4f 0 होने की वजह से कंफ्यूग्रेशन कैसा आ गया? इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। कौन सा कंफ्यूग्रेशन आ गया? इनर्ट गैस। इसीलिए लैंथेनम की, गैडोलिनियम की और ल्यूटेशियम की कहा जाता है कि आईपी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है अपने रेस्पेक्टिव, अगर हम बात करें पीरियड के अंदर, लो हो जाती है। तो रीजन क्या है? क्योंकि ल्यूटेशियम तो क्या बन रहा है? फुल्ली फिल्ड। अच्छा अगर हम बात करें गैडोलियम क्या बन रहा है? हाफ फिल्ड। और अगर हम बात करें लैंथेनम क्या बन रहा है? इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। तो यहां पे ये तीनों बातें लिखने के बाद थ्योरी में इसको भी लिख लोगे। पहले ये तीनों बातें लिख लो। अच्छा ये कौन सी आईपी आप कंपेयर कर रहे हो? ये बताओ। IP3। IP3 ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लिख लीजिए। $56, $74, $64 and $71। इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट है, 57 है वो, थर्ड ग्रुप का। एक्टेनॉइड्स का दिया ही नहीं गया है तो एक्टेनॉइड्स पूछेगा भी नहीं, और इसी के साथ आपकी आईपी समाप्त होती है। लेकिन अभी कुछ चुनिंदा सवाल है जो आपको करने बाकी हैं। डी ब्लॉक में 3 बातें कौन कौन सी याद रखोगे? रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे मिनिमम आईपी पहले एलिमेंट की, और सबसे मैक्सिमम आईपी लास्ट वाले की। ठीक है। दूसरी बात, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप अगर छोड़ दिया जाए तो किसकी आईपी सबसे मैक्सिमम होती है? 5D। थर्ड ग्रुप में क्या होता है? 3D, देन 4D, देन 5D। ये 3 बातें यहां याद रखोगे। लिथियम और मैग्नीशियम वाला केस कहां याद रखोगे आप? एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप याद रखना है? 13 और 14। एफ ब्लॉक में क्या याद रखना है आपको? क्या?
जिगजैग ट्रेंड होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखना है, कैल्शियम के साथ कंपेरेबल है। IP3 किसके साथ कंपेरेबल है? उसके बाद से तीसरी बात कौन सी याद रखोगे? ये तो बोल चुके ना, कंपेरेबल विथ कैल्शियम एंड अल्युमिनियम। उसका थर्ड पॉइंट 57, 64 और 72 सॉरी 72 कह रहा हूं, 71, इन तीनों के लिए याद रखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से शुरू होता है असली बात जो अगले चैप्टर्स में रिलेट होती है। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तीन एप्लीकेशन पढ़ने को होते हैं अपने को। पहला एप्लीकेशन क्या होता है? पहला होता है मेटेलिक कैरेक्टर। पहला लिखो मेटेलिक कैरेक्टर, पहला पढ़ना होता है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा लिखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड तीसरा लिखोगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तीसरा लिखोगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड तीसरा लिखोगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तीसरा लिखोगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, 1 मिनट में सुन लेना ढंग से, बड़ा आसानी से तुमको समझ में आ जाएगी। यहां पे सुनो, सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करूं, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं ये मेटेलिक कैरेक्टर की, अगर हम बात करें, एक बात बताओ मुझे, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे अगर जाते हो, तुम सोच के मुझे बताओ मेटल का सपना क्या है लाइफ में? मेटल का सपना क्या है लाइफ में? इलेक्ट्रॉन देना। जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, टॉप से बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल क्या करता है, ये मुझे, नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ा तो साइज क्या करेगी? तो एक बात तो, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस से दूर हो गया। तो उसको निकालना आसान है या मुश्किल है? तो IP कम लगेगी ज्यादा लगेगी? तो एक बात बताओ, क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाने पे देने की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है? ये बता, बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, बोलो है ना। कम एनर्जी पे भी लोग इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी कि रिएक्टिविटी। मेटल का सपना क्या था? इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा देगा, क्या उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? अगर मीडियम में सॉल्वेंट है तो क्या कंडक्शन भी होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं? मूवमेंट ऑफ आयन पे कौन डिपेंड करता है? कंडक्शन। कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है? मूवमेंट ऑफ आयन। अब मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ी तो वो इलेक्ट्रॉन खूब सारा छोड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या वो चार्ज आयन है या नहीं है? और चार्ज आयन है तो उसकी वजह से जब नंबर ऑफ चार्ज आयन बढ़ेंगे, एक बात तो, भीड़ बढ़ेगी तभी तो भगदड़ मचेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, तो क्या एक बात तो, मूवमेंट ऑफ आयन होगा या नहीं होगा? और मूवमेंट ऑफ आयन जितना तगड़ा होगा उतना ही बढ़िया क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट ऑफ आयन। जाके वहां पे भी पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन के अंदर, जब वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हो। एक होता है कौन सा? डब्बे के अंदर वाला, एक होता है बाहर वाला। प्राइमरी सेकेंडरी आयनाइजेबल कौन सी होती है? आयनिक आयनाइजेबल कौन सी होती है? जो डब्बे के बाहर रहती है। और डब्बे के बाहर कौन रहेगी? जो आयनाइज होगी। तो कौन सी वैलेंसी? आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी होती है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी या प्राइमरी? प्राइमरी सेकेंडरी करते क्या है पहले ही पता है? बस इधर आओ, कुछ वैसे बहु बनाए जा रहे हैं, दो चार को बस पता है, बाकी सब हाँ हाँ हाँ, इधर आओ। ऊपर से नीचे जाओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, साइज बढ़ा, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, IP हो गई कम। यानी कि मेटल अब इलेक्ट्रॉन कम देगा या ज्यादा देगा? ज्यादा देगा। तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ी या घटी? तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या कर गई, बोलो जल्दी? इंक्रीज। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये बात ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, कहां पे? S ब्लॉक कराते वक्त, ठीक है। इंक्रीज होती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात अगली बात सुनो, जैसे मैंने तुमसे पूछा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब समझना। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जानते हो या नहीं जानते हो? मान लो मैंने कहा एक एलिमेंट A है, A से क्या बना? A+, इसमें वैल्यू कितनी लगी? 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी लगी? 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा A से क्या बनाया आपने? A+2, इसमें लगा 16.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लग गया? 16.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा A+ से आप बना रहे हो A+3, यहां पे लग गया 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लग गया? 90 इलेक्ट्रॉन। एक बात तो, यहां से यहां गए हो तो चेंज कितने का आया? पहले सोच के बताओ तो, कितने का चेंज आया? 4 का लगभग। और यहां से यहां में चेंज कितने का आ गया? कितने का आ गया? बहुत ज्यादा आ गया या नहीं आ गया?
अगर मैं तुमसे बात करूं, ये एक डेल्टा IP1 है, डेल्टा आईपी मतलब चेंज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, और ये एक डेल्टा IP2 है। ये क्या है बोलो जल्दी, डेल्टा IP2। आप मुझे बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा IP1 या डेल्टा IP2? डेल्टा IP2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, डेल्टा IP1। यानी कि एक बात तो क्लियर कट मैसेज है, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। एनर्जी ज्यादा लग रही है या थोड़ी सी लग रही है? ज्यादा लग रही है, मतलब ये +2 में कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि मैं स्टेबल हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई। और अगर मुझमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा। तो यहां से हम कह देते हैं कि जहां पे जंप ज्यादा दिखा वो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। स्टेप, एक मिनट रुको रुको रुको, पहले ये तो लिख लो, मेटेलिक कैरेक्टर वाला, इसके लिए जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। दूसरा हेडिंग लगाओ, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अंदर एक क्वेश्चन लिखो। इफ अ एलिमेंट हैव, if a element have ionization energy value, if a element have ionization energy value 1, if a element have ionization energy value 1 is 12.4 electron volt, 12.4 electron volt, 1 is equal to 12.4 electron volt. Ionization energy 2 is 16.4 electron volt. If a element have ionization energy 1 12.3 electron volt and ionization energy 2 have 16.4 electron volt, ionization energy 3 have 90.2 electron volt per atom. Identify the element, identify the element, identify the element, identify the element. पहला ऑप्शन सोडियम, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, पहला ऑप्शन सोडियम। दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन अल्युमिनियम, एंड द फोर्थ वन इज सल्फर। क्या हो जाएगा आंसर, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल एक और लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आया लिख के छोड़ दो, अभी समझा दे रहा हूं। नेक्स्ट सवाल एक और लिखेंगे, लिखो। सोडियम, सोडियम when given IE1, when given IE1, it becomes sodium positive, it becomes sodium positive, Na plus. And when Na1, Na plus, Na plus, Na plus 1, ठीक है। And when ionization energy second, and when ionization energy second is given to Na plus, Na plus, it gets converted into, it gets converted into, it gets converted into Na plus 2, Na plus 2, and delta IP, and delta IP is 42.7 electron volt. Delta IP is 42.7 electron volt. Find the stable oxidation state of, find the stable oxidation state of sodium. क्या होगा, देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक लाइन में ये रूल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक रूल याद रखिए। रूल क्या होता है, सुनो। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिया हुआ है डेल्टा आईपी के वैल्यू, क्या बोला मैंने, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिया हुआ है, तो हमेशा कौन स्टेबल होगा, हायर। और 11 से ज्यादा दिया है, लोअर। 16 को मत याद रखो, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी एक डेटा होता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखो। क्या याद रखोगे, ये सुनो, यहां पे पहला पॉइंट याद रखोगे, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम दिया है तो कौन स्टेबल होगा, हम बोलो, कम दिया है, कम दिया है, तो हमेशा कौन स्टेबल होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन स्टेबल होगा, हायर। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दिया है, बोलो बोलो, से ज्यादा दिया है, तो हमेशा कौन स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सवाल क्या दिया गया, ये रूल है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहां पर क्या बोला गया, बोल रहा है सोडियम है, गैसियस स्टेट में लिया, इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, कह रहा है Na प्लस बन गया गैसियस, ठीक है। अब कह रहा है कि Na प्लस गैसियस हमने लिया, अब इसको हमने क्या खिला दिया, आयनाइजेशन एनर्जी 2 खिला दिया, तो ये क्या बन गया, बोलो जल्दी, Na प्लस 2 गैसियस।
बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो डेल्टा आईपी की वैल्यू है ये कितना है 42 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट सपोज मैंने कह दिया। एक बात बताओ, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है डेटा जो मैंने दिया है या कम है? ज्यादा है, बोलो हाँ है ना। अगर मैं बात करूं 11, तो अब देखो यहां पे क्या है, एक Na है, एक क्या है Na प्लस है, और एक क्या है Na प्लस 2 है। ये क्या हो गया इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या हो गया बोलो जल्दी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मानते हो या नहीं मानते हो? मैंने तुमसे क्या बोला, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, एक बात मुझे बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है 42.7 या कम है? ज्यादा है, तो कौन सा स्टेबल होगा? तो एक बात मुझे बताओ, Na प्लस ज्यादा स्टेबल हुआ या Na प्लस 2 ज्यादा? Na प्लस ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन अब पुराने हो चुके हैं, अल्युमिनियम के ऊपर एक बस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सवाल लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, वैसे तो ये लिख ही लिया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक और सवाल लिखो। इफ एन एलिमेंट है, इफ एन एलिमेंट है, if an element have ionization energy, if an element have ionization energy 1, if an element have ionization energy 1 is 12.3 electron volt, 12.3 electron volt, ionization energy 2 have 16.4 electron volt, 16.4 electron volt, ionization energy third have 19.3 electron volt, 19.3 electron volt, and ionization energy 4 is 180 electron volt, 180 electron volt। ऑप्शन पहला लिखेंगे, पहला ऑप्शन बोरॉन, पहला ऑप्शन बोरॉन 180, 180 बोरॉन। दूसरा लिखेंगे अल्युमिनियम, तीसरा लिखेंगे, सोच लो पहले, सिलिकॉन, एंड चौथा लिखेंगे फॉस्फोरस। सोच लो, पक्का? चलो, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 16 या 12 दिया गया है? 12। 2 कितना दिया गया? तीसरा कितना दिया गया? 19। हाँ है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कौन सा है? चौथा निकालना। अरे हाँ ना बोलो, किसके अंदर से निकालना मुश्किल हो जाएगा? अल्युमिनियम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूग्रेशन क्या अचीव कर लेगा? कौन सा अचीव कर लेगा? नोबल गैस। अरे हाँ ना बोलो, कंफ्यूज मत हो, सिलिकॉन जो जाना चाहिए वो नहीं जाएगा उसमें आंसर। सिलिकॉन के बारे में सोच रहे हो? 4 इलेक्ट्रॉन, देखो तो सही, जंप कहां पे हाई आ रहा है? तीसरे पे ही हाई आ जा रहा है ना भाई। तीसरे पे सिलिकॉन क्या बन के रह जाएगा अभी? तीसरे पे क्या बन जाएगा वो? कौन सा एस है उसके अंदर? कौन सा पीरियड है? सिलिकॉन कौन से पीरियड का है? थर्ड। 3s1 रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? 3s0। तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई है? तीसरा जो पहला तो बता दिया आपको, मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड वन इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हेडिंग लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनता है, आप ढंग से सुनो, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन है ये। आगे सबसे पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में लिखोगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी। पहली बात ये लिखोगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली लाइन लिखो, मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है ये? पहले ये लाइन को जस्टिफाई करते हैं। एक बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले का पॉजिटिव क्या करता है? कम करता है। फिर से सुनना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले का पॉजिटिव कम करता है। पॉजिटिव कम करने के लिए सामने वाले को क्या खिलाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। अब मेटल का बचपन से सपना क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। बोलो हाँ या ना। तो मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, लूज इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट लिख दोगे उससे, रेड पेन से, ड्यू टू प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, ड्यू टू प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट
ड्यू टू प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात लिखी हुई है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है भाई? कहा जाता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है? सिंपल क्यों नहीं कहा गया? कौनों को नहीं पता है रे? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों लिखती है माता रानी? क्यों है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी? पहले एक बात बताओ, मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात तो मानते हो? मेटल कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड में होता है या किसी और स्टेट में होता है? सॉलिड में होता है। अब तुम एक बात बताओ, मेटल से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले सॉलिड से उसको गैसियस ले जाना पड़ेगा या सॉलिड स्टेट में ही आयनाइजेशन एनर्जी दे दो? तो सॉलिड से गैसियस ले जाने के लिए एनर्जी कौन सी चाहिए होती है? सब्लिमेशन। कौन सी एनर्जी? लैटिस नहीं होती है। कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद अब कौन सी एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, ये मुझे बताओ। पहले सब्लिमेशन दिया तो वहां से वो सॉलिड से कहां पे आए, बोलो जल्दी। गैसियस से अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? तो सम ऑफ एनर्जी लगानी पड़ रही है या नहीं लगानी पड़? दैट इज द रीजन कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है। तो लिखो इट इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स है। लिखो इट इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू सब्लिमेशन एनर्जी। पहला पॉइंट सब्लिमेशन एनर्जी, पहला पॉइंट सब्लिमेशन एनर्जी, पहला सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। पहला सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। कई दफा नीट इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है, कई दफा। मैं बता रहा हूं, पिछले साल के पेपर में भी हेलोजन के ऊपर यही सवाल उन्होंने पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर पे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले। क्या क्या लिख लिया आपने? कि अगर हम बात करें ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी मांगता है, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये तीनों बात समझ में आई। अब सुनना जरा गौर से, सर हाइड्रेशन कहां से आ गया यहां पे? यही दिक्कत है, हाइड्रेशन कहां से आ गया ये बता दो मुझे कोई। ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया। अभी तुम आना ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तुम लोग इतना हल्का मानते हो ना भाई। आज टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा अभी तो है, आधा घंटा शुरू होगा, तो फिर उसमें तुम तांडव देखना, तुमको एनसीईआरटी के लाइंस का यूज दिखाऊंगा। ये सब एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पेज नंबर सारी चीजें भी मेंशन कराऊंगा। पहले एक बात मुझे बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी कहां से आ गया? एनी वन ऑफ यू जिसने भाई साहब नीट की अगर सही ढंग से तैयारी की है ना, ये बात 3 जगह एनसीईआरटी लिखती है, 3 जगह। मैं एनसीईआरटी का पन्ना बता सकता हूं कि कहां कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हाइड्रेशन एनर्जी कहां से आ गया? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चल रहा है, अचानक से हाइड्रेशन एनर्जी आ गया। गजबे हाल है, चल क्या रहा है यहां पे समझ ही नहीं आ रहा है। अबे हाइड्रेशन एनर्जी पानी में आता है ना? हाँ। ए दीदी छोड़ो ना, आंसर पहले बताओ। अब बोलो भाई, कहां से हो गया हाइड्रेशन? किसी का बुद्धि नहीं काम कर रहा है। बढ़िया हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, भाग यहां से, अगले साल होगा ना। शुभ भी बोल दिया यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो तो सच तुम्हारा है भी, तो मेरे कहने से थोड़ी क्या, पास में जाके थोड़ी टाइम मशीन थोड़ी है पीछे। देखो भाई होता क्या है। हाँ हाँ, गलत बात करते हो यार तुम तो। मिर्जा गालिब को फेल कर दिए हो, तो लो मुंह बंद कर लो अपना। अबे हाइड्रेशन एनर्जी, सुन सुन, तुझे पता ही नहीं है केमिस्ट्री, तू देख ही नहीं पाता है कभी, प्रॉब्लम ये है। अरे घोचू राम, तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो तुम गाड़ी में बैठ के जाओगे या पैदल जाओगे? और दोनों कंडीशन में तुमको क्या चाहिए? रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी पे तैर के थोड़ी जाओगे, हाँ या ना? मोटे से गुब्बे से हो फूल जाओगे। और समझ रहे हो मेरी बात को? ऑब्वियस आपको रास्ता चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ भी होने के लिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम। क्या चाहिए होता है? मीडियम का काम करता है रास्ते का। क्या काम करता है? अब जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसे किसे मानते हो तुम? पानी को। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की जो पावर है वो कहां देखी जाती है? पानी के अंदर। कहां देखी जाती है? पानी के अंदर। अरे हाँ ना बोलो भाई, पानी के अंदर देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है? तो हाइड्रेशन एनर्जी आएगा या नहीं आएगा? इसीलिए मैं तुमसे वहां पे भी बात करूंगा। पता है कहां पे? जब तुम एनसीईआरटी पी ब्लॉक के अंदर जाओगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन। कहां पे लिखा हुआ है? पी ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। फिर वहां पे मैं तुमसे बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक तो एंथैल्पी, इस पे हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हेलोजन निकलता है।
आप जाके एनसीईआरटी में रिएक्शन देख लीजिएगा, पेज नंबर मैं बता दूंगा आपको, आप देखिएगा वहां पे। अब सुनिए, पहले रीजन सुनिए। एक बात मुझे बताइए, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी आया कहां से, भाई एक बात बता, सबसे पहले लिथियम किस स्टेट में था? सॉलिड, हाँ या ना, बोल जल्दी। सॉलिड से पहले तुझे इसे कहां लाना पड़ेगा? गैसियस। इसके लिए कौन सी एनर्जी तूने ली? सब्लिमेशन। तूने ये सहारा ले लिया। अब लिथियम से तू क्या बना चुका है? गैसियस बना चुका है, लिथियम गैसियस बना चुका। ये देखना जरा गौर से, इसको क्या खिलाया तूने? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या खिलाया? आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या बन जाएगा? लिथियम प्लस गैसियस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्या ये एक आयन है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अच्छा, पानी के अंदर अगर मैं बात करूं, पानी के अंदर ये सब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर देखी जाती है। मीडियम कौन होता है? पानी होता है। अब सुनना जरा गौर से, पानी के पास क्या यहाँ पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? कैसे आएगा सर? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। तो एक बात मुझे सोच के बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। और यहां पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, इलेक्ट्रॉन की काफी कमी महसूस होने के बाद सर पे बैठता हुआ नजर आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब तू सोचना जरा गौर से, लिथियम आयन जैसे ही बना, अब लिथियम आयन को देख के पानी का कोई पार्ट मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? सोच के बता, पानी के पास कौन कौन से पार्ट है? पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सा पार्ट पानी का देख के मुस्कुराएगा लिथियम को? नेगेटिव। अब एक बात था, लिथियम की साइज क्या होती है? बोल जल्दी। छोटी। अरे बोलना यार, हाँ या ना। तो लिथियम को चारों तरफ से कौन आके घेर लेगा? बता जल्दी। तो पानी आके घेर लेगा। कौन आके घेर लेगा बेटा? पानी। बोल हाँ या ना। पानी यहाँ पे अपने दोनों हाथों को पीछे करके, ठीक है, दोनों हाथों को पीछे करने से मेरा मतलब है हाइड्रोजन को पीछे करके किसको घेर लेगा? ये सोच के बता। यहां पे लिथियम को घेर लेगा या नहीं घेर लेगा? अब अगर घेर लिया तो एक बात मुझे बता कि यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कौन सी एनर्जी है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब बात आती है सर रिलीज कैसे होती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक एक बात बताते हैं। दो मास के बीच में फोर्स घटता है या नेट फोर्स बदलता है? दो मासेस हैं, उनमें कोई फोर्स लग रहा है, तो एक बात बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई बदलाव आएगा या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई बदलाव आएगा? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अब समझना एक्चुअल में होता क्या है, लिथियम जैसे ही पानी में गया, साइज क्या थी इसकी? छोटी। पानी के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से क्या कर लिया? पकड़ के इसको जकड़ लिया। अरे बोलो ना यार। तो ये बताओ, ये क्या लग रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है? पहले ये मुझे बताओ, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन? ये क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? ये क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? बॉन्ड इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। तो यहां पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बोलो हाँ या ना। तो जब ये करीब आएंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे, तो आप एक बात बताइए, बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये मुझे बताइए। अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी? एनर्जी जो निकलेगी उसे ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। इस बात को और गहराई से अगर समझना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम है और अपना दिमाग का फ्यूज भी उड़ाने के लिए तैयार हो, तो मैं फिजिक्स से रिलेट करके बताऊं इस बात को। बताओ, एक बात मुझे बताना सोच के, हालांकि पूछा भी होगा। एक बॉल रखी हुई है जमीन पे और एक बॉल रखी हुई है हवा में, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? हवा वाले बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। पक्की बात है, सारे लोग मानते हो या नहीं मानते हो? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू जी इंटू एच। यही मानते हो ना? तो इस वजह से कौन से वाले बॉल की ज्यादा होगी? इसकी। कितने लोग मानते हैं इस बात को? कभी भी इंडिविजुअल एंटिटी का पोटेंशियल एनर्जी निकलता ही नहीं है, हाँ या ना? हमेशा किसका निकलता है? सिस्टम। तो बॉल और अर्थ का जो सिस्टम है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ना कि एक एंटिटी के लिए। तो ऑब्वियस हम ये नहीं कह सकते इस बॉल का ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं बॉल अर्थ में जो हाइट पे है बॉल, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। एक बात बताओ, जब ये दूर है जमीन से तब एनर्जी ज्यादा है, जब पास है तब एनर्जी ज्यादा है? दूर है तब एनर्जी क्या है? ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। मान लो पानी में एक केटायन डाल दिया तुमने और एक क्या डाल दिया? एनायन। समझने की कोशिश करना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बोलो जल्दी। अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा एक बात तो, पानी का जो हिस्सा है, पानी के पास दो नेचर है। एक तो दोनों हाथ को पीछे करके वो अटैक कर दे, या फिर दोनों हाथों को आगे करके बाहों में गले लगा ले। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैं तुमसे बात करूं कि पानी अगर दोनों हाथों को पीछे करके किसकी तरफ आएगा? प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? प्लस की तरफ। पार्शियल डेल्टा नेगेटिव लेके किसके पास आएगा? प्लस के पास आएगा या नहीं आएगा? ये मुझे बता। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर ये आया तो सोच के बताओ यहां पे
कि यहां पे जो स्फीयर बन रहा है वो कैसा स्फीयर बन रहा है, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। कैसा बन रहा है? नेगेटिवली चार्ज। मानते हो या नहीं मानते हो? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन इसका स्फीयर इस पे अब क्या लगाएगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन लगाएगा। अच्छा, यहां पे पानी अपने हाथ आगे करके अटैक करेगा या हाथ पीछे करके? आगे करके। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव के पास किसे भेजेगा, पॉजिटिव वाले को। बोलो हाँ या ना? अब जरा गौर से यहां पे सुनो, यहां पे कौन सा स्फीयर बन रहा है, कैटायनिक या एनायनिक? कैटायनिक। कैटायनिक किस पे क्या करेगा, बोल जल्दी? तो इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा? ये स्फीयर इस पे क्या लगाएगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन? और ये वाला स्फीयर इस पे क्या लगाएगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन लगाएगा। ये कैटायन इसको देख के क्या करेगा, पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। और ये एनायन इसको देख के पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। मतलब कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे या पास आएंगे, दूर जाएंगे या पास आएंगे? इनको देखें तो सर पास आएंगे, इनको देखें तो दूर जाएंगे। एग्जैक्टली होगा क्या सर? एग्जैक्टली होगा कि ये वहीं रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ना दूर जाएंगे ना पास आएंगे। बस सिस्टम की क्या बढ़ने लगेगी, एनर्जी। क्या बढ़ने लगेगी? अरे हाँ ना बोलो भाई। क्योंकि बार बार रिपेल करोगे तो दूरियां बढ़ने के चांस है, और दूरियां बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब कोई भी थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी ज्यादा रखना चाहता है या कम? कम रखना चाहता है। तो जब जैसे जैसे रिपल्शन इनमें बढ़ने लगेगा, एनर्जी भी सिस्टम की क्या करने लगेगी, अब वो एनर्जी को क्या करना चाहेगा, बाहर फेंकना चाहेगा। बोलो हाँ या ना? सो दैट कि उसकी एनर्जी वापस कहां आ जाए, नीचे आ जाए। बोलो हाँ या ना? तो अगर एनर्जी जो फेंकेगा, उसी रिलीज्ड एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मेटल है, मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतनी जल्दी वो बनेगा आयन। जितनी जल्दी वो आयन बनेगा उतना पानी के मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे, पकड़ के घेरेंगे। और जितना घेरेंगे, जितने लोग घेरेंगे, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे हाँ ना बोलो भाई? तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट अगर हम कहें ज्यादा है या कम है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? अरे हाँ ना बोलो भाई? अब हाइड्रेशन ज्यादा किसका होता है, कम किसका होता है? जिसकी साइज है छोटी, जो है छोटू वो है मोटू। मोटू मतलब अरे जो छोटू रहेगा उसको पानी ज्यादा घेरेगा या नहीं घेरेगा, तो वो मोटू बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो एक बात तो, लिथियम प्लस है, सीजियम प्लस है, पानी किसको ज्यादा घेरेगा? लिथियम प्लस सोडियम प्लस में पानी किसको ज्यादा घेरेगा? सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस में? सोडियम प्लस। पोटेशियम और रुबिडियम में? रुबिडियम और सीजियम में? तो एक बात था, अगर लिथियम को सबसे ज्यादा पानी घेरेगा तो जो है छोटू वो है मोटू। अरे हाँ ना बोल भाई? मतलब मोटू की मोबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा होगी या कम होगी? अगर मोबिलिटी कम हुई तो कंडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत सारी प्रॉपर्टी रिलेट करके सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तुम सब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ जाते हो, तुम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी छोड़ देते हो। तुम पूरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ जाते हो, तुम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हैलोजन छोड़ देते हो। और सवाल कहां से आता है, वहीं से। एक सवाल चेपेगा जरूर। तो भैया तुम नॉर्मल जो पढ़ रहे हो तो सब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर खोद खोद के। तुम मानोगे नहीं, हम पूरी रात कल बैठे रहे, पूरी रात। मतलब पता है कितने बजे तक बैठे रहे? सुबह 5:30 बजे तक। 2 बजे तक नींद नहीं आई। 2 बजे तक क्यों? एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, मजा आ रहा था, है ना? तो मजा आने लगा। 2 बजे के बाद मेरी, समझ रहे हो ना, दुख दुख होने लगी कि अगर लेट हो गया ना सुबह क्लास में तो 400 आके इंतजार करेगा। तुम हो ही कितने खूंखार, तुमसे वैसे ही डर लगता है। तो मैं फिर पता है क्या, मैंने सोचा 3 बजे तक, 4, 5, 5:30। उसके बाद मैंने सोचा कि योगी जी का थोड़ा भाषण सुनते हैं। योगी अखिलेश का भाषण सुन रहा था मैं। फिर उसके बाद नींद आ गई। मैंने कहा अब करो, बस करो बेटा, क्लास में चक्कर आ जाएगा तुमको। तो उसके बाद मैं सोया कितनी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। बीएन सर फोन किया, हाँ भाई भाई बस गेट पे मिल रहा हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है? बोले नहीं भाई, आधा घंटा बाद मिलना है। ठीक है? तो देखो अभी तुमको दिखाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक एक लाइन, एक एक शब्द मैं तुमको बता दे रहा हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा था, ये वाली बात पता है कहां कहां लिखी गई है? तुम रेडॉक्स चैप्टर में चले जाओ, वहां लिखी गई है। पता है कहां पे लिखी गई है? पेज नंबर बता दूं? 100 नहीं, 300 समथिंग है पेज नंबर। उसमें एक लेयर टेस्ट दिया गया है। वो लेयर टेस्ट में जाके देखना नीचे लाइन लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। यही वाली लाइन लिखी गई होगी, हाइड्रेशन वाली। आप वहां जाके पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज आपको समझ में आया कि जो है छोटू वो है मोटू, उसकी मोबिलिटी ज्यादा या कम, तो कंडक्शन ज्यादा या कम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बात तो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक सिंपल प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स?
क्योंकि इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एनर्जीज, फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन, देन हाइड्रेशन, देन आयनाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? और इस पे सवाल पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए एक बारी, ठीक है? स्टार मार्क करके इसको नोट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इसका इन्वॉल्वमेंट रखता है, इसलिए ये क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी बन जाता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके बाद। मजा आ रहा है आज लिखने में? लिखो, मजे लो। चलो नेक्स्ट लिखो। चलो लिख लो, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब है, लिख लो, ये भी लिख लो वरना तुम बाद में चल के भूल जाओगे। देखो हाइड्रेशन एनर्जी कहां से आ गई अचानक, हाइड्रेशन एनर्जी कहां से आ गई, ठीक है? ये भी लिख लो। अरे वो तो तुम्हारे पास है भाई, वो तो कभी भी लिख लोगे, जो बात भूल ना जाओ तुम। हाइड्रेशन एनर्जी कहां से आ गई, लिखो लिखो। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत होती है, के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत होती है। के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत होती है। चूंकि वाटर इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, 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 हेंस उसे ही मीडियम के तौर पे यूज कर लिया जाता है। हेंस उसे ही मीडियम के तौर पे यूज कर लिया जाता है। हेंस उसे ही मीडियम के तौर पे यूज कर लिया जाता है। हेंस उसे ही मीडियम के तौर पे यूज कर लिया जाता है। हेंस उसे ही मीडियम के तौर पे यूज कर लिया जाता है। अगली बात लिखो, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगली बात लिखोगे, अगली बात एक और पॉइंट लिख लोगे, एक और पॉइंट, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये लिख लोगे कि लिथियम आयन, लिथियम आयन, लिथियम आयन, सो लिथियम आयन, आयन Li प्लस बना लेना, लिथियम आयन का मतलब, लिथियम आयन का मतलब Li प्लस। लिथियम आयन शो, लिथियम आयन शो, लिथियम आयन शो मैक्सिमम कंडक्शन, मैक्सिमम कंडक्ट सॉरी मिनिमम कंडक्शन, मिनिमम कंडक्शन, मिनिमम कंडक्शन अमॉन्ग ग्रुप, अमॉन्ग ग्रुप, अमॉन्ग ग्रुप। देख भाई मिनिमम कंडक्शन की बात कैसे आई? एक बात बता, लिथियम की साइज क्या है, बोल जल्दी, साइज छोटू है? अरे हाँ ना बोलो भाई, लिथियम की साइज छोटू है, तो छोटू होने की वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, मोर हाइड्रेशन हुआ है या लेस हाइड्रेशन? तो ऑब्वियस है मोर हाइड्रेशन, बोलो हाँ या ना? मोर हाइड्रेशन होने की वजह से एक्वस साइज जो है इसकी, एक्वस साइज वो ज्यादा है या कम है, ये मुझे बताओ। एक्वस साइज अगर ज्यादा हो गई तो ये बताओ पानी के अंदर तेजी से मूव करेगा, धीरे धीरे मूव कर, तो मोबिलिटी क्या हो गई ये मुझे बताओ। अगर मोबिलिटी कम हो गई यानी कि मूवमेंट ऑफ आयन कम हो गया, तो मूवमेंट ऑफ आयन से क्या डिसाइड होता है, कंडक्शन। कंडक्शन किससे डिसाइड होता है, मूवमेंट ऑफ आयन। तो मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो गया, कम हो गया। अरे ऑब्वियस है यार, सिंपल सी बात है, इतना छोटा सा गोलू सा मोटू सा एकदम बच्चा ले आओ और उसके सर पे 50 किलो का बोझा लाद दो, कहो चलो, मने मन बहुत गरिया आएगा तुमको। अरे हाँ ना भाई, छोटू तो उस पर बोझा लाद दोगे ज्यादा, अरे हाँ ना बोलो भाई। ऑब्वियस है, इसकी साइज छोटी थी, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, एक्वस साइज बड़ा हो गया, मोबिलिटी कम हो गई। अब मोबिलिटी कम हो गई तो कंडक्शन क्या हो गया, बोलो जल्दी, मिनिमम। कंडक्शन क्या हो गया, मिनिमम। ठीक है, लिख लेना। अच्छा पहले ये नोट कर लो, फिर लिखना एक पॉइंट, कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन से डिसाइड होता है, कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन से डिसाइड होता है। तो ये बात मैं तुमको बता दूं, हालांकि एक चैप्टर था हमारी अच्छी यादों में है केवल, एस ब्लॉक, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन अभी भी ये हमसे परे नहीं है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं लिथियम के लिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। ठीक हो, लिखो कंडक्शन, कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है, कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है, कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है।
कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है, कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ आयन पे फर्क पड़ेगा तो कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, लिथियम इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, क्योंकि हाइट, देखो एक बात मुझे बताओ, रिड्यूसिंग, खड़े हो पहले, बात कर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है। सब्लिमेशन एनर्जी सारे मेटल के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगेगा। मेन कौन डिसाइड करने वाला है, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? रिलीज्ड एनर्जी। तुम्हारे माँ बाप ने कितना पैसा लगाया वो मैटर नहीं करता है, कितना कमा के दे रहे हो वो मैटर करता है, हाँ या ना? इसीलिए तभी स्टेबल बच्चा माना जाओगे जीवन में। अरे हाँ ना बोलो भाई, पैसा लगाओगे नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। अरे सिंपल सी बात है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो न्यूटन बोल के गया है। माँ बाप पैसा नहीं लगाएंगे, तुम आगे चल के उनको नहीं पैसा दे पाओगे। मान लो माँ बाप ने पैसा लगाया 10 रुपया और तुमने उनको कमा के दिया 100 रुपया, अच्छा बेटा बेकार बेटा? माँ बाप ने लगाया 10 रुपया, तुमने कमा के दिया 5 बेटा, दुनिया की नजर में अच्छा बेटा? हाँ, क्या हुआ? अच्छा 5 बेटा, अरे नहीं नहीं, मान लो माँ बाप ने लगाया 10 रुपया और तुमने उनको कमा के कितना दे दिया? 5 रुपया। अब दुनिया तुमको क्या बोलेगी, अच्छा या नालायक? माँ बाप अपने तो थोड़ी बोलेंगे कि हमारा लाडला हमारा लाल पुल बेकार है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो तो क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया है, लेकिन दुनिया की नजर में क्या हो, नालायक हो। वैसे ही होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है या कोई भी कंपाउंड बनता है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। डिपेंड करता है, अगर रिलीज होने वाली एनर्जी देने से ज्यादा है मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल। अगर मान लो लगने वाली एनर्जी ज्यादा है और निकलने वाली एनर्जी क्या है, कम, तो कंपाउंड क्या बनेगा, अनस्टेबल। लिथियम, एक बात मुझे बताओ, साइज क्या है उसकी, छोटी, तो हाइड्रेशन क्या होगा बोलो जल्दी, ज्यादा, तो एनर्जी क्या निकलेगी, ज्यादा। रिलीज एनर्जी ज्यादा है बजाय एब्जॉर्ब के, हाँ या ना? तो अगर एब्जॉर्ब से ज्यादा कौन हो गया, रिलीज, तो क्या वो स्टेबल है या नहीं है? स्टेबल है तो क्या वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या नहीं? और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो उतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? बस बैठ जाओ, ठीक है। बात समझ में आई, यहां तक की बात क्लियर है? क्या क्या लिखवा दिया भाई? कंडक्शन वाला वो पॉइंट लिखवा दिया मैंने, कंडक्शन के पीछे की वजह, कंडक्शन किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ आयन। पक्की बात है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? बस खत्म आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अगली हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट पेज, नई शुरुआत, नए हेडिंग के साथ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम है? ए सर, सर का है, रुको भैया, सिलेबस हो कंप्लीट करना है, एक हफ्ता में 2 क्लास आती है, कुछ सोच के शर्म कर लिया करो कि एक तो जान निकल जाती है यहां से वहां तक, पूरा एयर पूरा निकालते रहो, लेकिन फिर भी तुम लोगों का थोबड़ा है। ई गोला का नहीं मास्टर है, पिछला हफ्ता तो हम कौन और गोला में था, हम कहा आ गया। चलो खैर, एनीवे, तो कहीं तो वो करो। अगली हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे समझो, खाना खाने के बाद दूध पीना किसको पसंद है? बिल्कुल नहीं। आराम से मम्मी आई, बोली क्या दूध पियोगे, तो तुमने इच्छा क्या जताई अपनी, तो मम्मी क्या करेंगे, चप्पल और झाड़ू ले आना पड़ेगा या नहीं? पी गधा पी, पहले बैठ के पी यहीं पे। अरे हाँ ना बोलो, हमारे साथ हुआ है ये जुल्म, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ए बतियाओ मत, सुनो पहले। मान लो तुम्हारी इच्छा क्या थी, नहीं, तो मम्मी को क्या करना पड़ा, एनर्जी लगाना पड़ा, ऐड करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तुम प्यार से कह देते नहीं मम्मी हम दूध पी लेते हैं, तो क्या बोलती मम्मी, अच्छा पी लेना लायक, अरे बोलो ना हाँ या ना? तुम्हारे ही शरीर को लगता कि नहीं लगता? डकार मारते कि नहीं मारते? खाना पेट भर खाने के बाद डकार मारते हो या नहीं मारते हो? वही तो बात है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अफिनिटी मतलब समझो, अफिनिटी वर्ड आया अफेक्शन से, जैसे इन भाई साहब को नीच से अफेक्शन है ना? इन्फेक्शन नहीं बे, अफेक्शन बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो, जग जाओ अब। तो भाई साहब को नींद से है, आपको किसी और से हो सकता है अफेक्शन, अरे हाँ ना बोलो भाई, आपको किसी और से हो सकता है। अब एक चीज समझिए, अफेक्शन क्या है, आपकी इच्छा है। अफेक्शन क्या है, आपकी, कुदरत देगी या नहीं देगी वो उसके हिस्से में है, लेकिन आप इच्छा कैसी रखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है इलेक्ट्रॉन खाने की, मेरा खाना इलेक्ट्रॉन है, समझना, मेरा खाना क्या है, इलेक्ट्रॉन। कोई ने बोला आके मुझसे कि इलेक्ट्रॉन खाओगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे भाई, मतलब मेरी इच्छा है या नहीं है, तो उसको जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे इलेक्ट्रॉन खिलाने के लिए।
ये भाई साहब आए, मैं भाई साहब क्या बहन जी आई, मतलब इन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉन खाओगे, मैंने कहा नहीं। बोले नहीं खाओगे, मैंने कहा नहीं। बोले नहीं खाओगे, नहीं। वो तुरंत पत्थर उठा लिया। एनर्जी बाहर से लगानी पड़ी या नहीं लगानी पड़ी? तो अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, सुनना एक ही वर्ड का यहां खेल होता है, 4 वर्ड में पूरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खत्म हो जाएगा तुम्हारे काम वाला जो तुम ट्रेंड ही पढ़ते हो, 4 वर्ड में खत्म होगा वो, कैटायन एनायन न्यूट्रल, ठीक है। और किस में खत्म हो जाता है? एक ईए पॉजिटिव ईए नेगेटिव में, बस इसी में खत्म हो जाएगा 5 शब्दों में। उसके बाद शुरू होगा असली तांडव, इसलिए सुन लो जरा गौर से, वो तांडव अगली क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे कोशिश करेंगे अभी दिखा दिया जाए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ईए, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन मेरा खाना है और मुझे इलेक्ट्रॉन खाना है, ठीक है, मेरी इच्छा है, भूख लगी हुई है हमको, ठीक है। समझने की कोशिश करना, तुम आओगे पूछोगे क्या सर इलेक्ट्रॉन खाओगे, मैंने कहूंगा बिल्कुल खाऊंगा। तो एक बात तो इनको ढेला पत्थर उठाने की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस है, खाऊंगा भी मस्त डकार भी मारूंगा, हाँ या ना? एनर्जी निकलेगी भी, अरे हाँ ना बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन खिलाने के बाद एनर्जी निकलेगी भी, पक्की बात है। अगर मान लो ये भाई साहब आए कहे इलेक्ट्रॉन खाओगे, मैंने कहा नहीं, मतलब मेरी इच्छा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इनको बाहर से एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सिंपल सी बात समझो, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मेरा खाना है और मुझे खाना खाने की इच्छा है, पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूं खाने के लिए, तो एक बात बताओ, क्या बाहर से कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? उल्टा एनर्जी रिलीज होगी, होगी या नहीं होगी? तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। अगर मान लो मेरी इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या जबरदस्ती मुझे इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा या नहीं? मुंह खोल खोल के ठूस ठूस के खिलाना पड़ेगा, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब ये सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्या होता है बोलो जल्दी? चेंज। क्या होता है? चेंज। अब चेंज कब? चेंज इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान। किसके दौरान? इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान। चेंज इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान। जब किसी ने इलेक्ट्रॉन खाया तो या तो एनर्जी देनी पड़ी होगी उसको खिलाने के लिए, या फिर एनर्जी रिलीज हुई होगी, यही 2 कंडीशन हुआ होगा, हाँ या ना? अगर वो आदमी इलेक्ट्रॉन खाने के लिए राजी हो गया होगा तब बाहर से एनर्जी नहीं लगानी पड़ी होगी, लेकिन अगर वो खाने के लिए राजी नहीं होगा तो बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। अरे हाँ ना बोलो भाई, सिंपल सा फंडा है। मेरी इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा है, यस, तो मैं मेरे ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं? मैं आराम से इलेक्ट्रॉन खाऊंगा और डकार मारूंगा, बोलो हाँ या ना? यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। रिलीज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना? अगर मान लो मेरी इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा नहीं है, तुम जबरदस्ती खिलाना चाहते हो, तो तुमको बाहर से एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अब बात आती है डेल्टा एच क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गेन, जी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन गेन, चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन गेन, किसमें चेंज? एनर्जी में चेंज। किसमें चेंज? एनर्जी में। ये सब पूछा जाता है सर? नहीं पूछा। क्या जाता है? काम की बात सुनो, काम की ये 2 बातें हैं, कौन कौन सी? तो पहली काम की बात ये है दोस्त, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच क्या होता है, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो डेल्टा एच। सिंपल सी बात है, अगर दूध पीने की इच्छा है, दूध मान लो अपना इलेक्ट्रॉनिक पल के लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, दूध पीने की इच्छा है तो मम्मी झाड़ू और कूचा नहीं उठाएंगी, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? तुम मस्त दूध पियोगे और डकार मारोगे, हाँ या ना? अगर मान लो तुम्हारा दूध पीने का इच्छा नहीं है, तुमने मना कर दिया, तुरंत मम्मी बेलन उठाएंगे, फिर पलटा उठाएंगे, फिर कलछुल उठाएंगे, फिर उसका झाड़ू उठाएंगे, और फिर नहीं माने तो पापा को रूपानी चप्पल लेके बुलाएंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, हम धोए गए इसलिए हम बता रहे हैं, समझ रहे हो? बाद में इतना मैं ढीठ था ना, फिर मैं भी एकदम जिद्दी, अजब भी जिद्दी अपने घर में, अकेला था ना, तो अकेले का हमेशा से वो हुआ करता था, और दादा दादी जी हमारे रहते थे, बोल के दिखाए हमारे पापा इतनी औकात हो तो तुरंत मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाता था दादाजी के पास अपने, कि बोले क्या हुआ क्या हुआ, आपके बेटा ने मुझे मारा है, बस इतना बोल दो, खत्म बवाल। उसके बाद बड़ा मजा आता था, कहते थे मम्मी कहते थे उनके घर भेज दे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मम्मी का हमेशा पक्ष लिया करता था। इधर आओ सुनो, ये सिंपल सी बात है, पॉजिटिव। एक बार हुआ क्या, मुझे याद है, एक बैग के लिए मैं बड़ा फाइट कर रहा था, बड़ा छोटा था, 6th-7th में रहा हूंगा, तो बैग के लिए तो एक मिर्च आती थी आसामी, हमारे पापा कहते हैं 5 मिर्च खा जाओ तुमको ला देंगे हम बैग। मैं भी इतना, वो मजाक मजाक में बोले कि हाँ मतलब वैसे चेक करना चाहते, तो वो भी फन करते रहते थे थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं 5 खा जाओ, मम्मी कह रही नहीं नहीं बेटा मत खाना, क्योंकि बहुत तीखा होता है, इतना छोटा सा होता है। अब मैं इतना मतलब कहा जाता है बड़े वाला, 5 उठा के खा गया, 2 दिन तक फिर एडमिट रहा हॉस्पिटल के अंदर, बैग के चक्कर में भाई। अरे यार बैग प्यार होता है यार, स्कूल के टाइम पे बैग प्यार होता है, मन पसंदीदा बैग चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अब बैग हर 1 साल में फट ही जाता था यार,
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सुन बेटा 1 मिनट सुन ले। इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा है तो तू ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन खाएगा और फिर डकार मारेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा तेरी नहीं है तो जबरदस्ती तुझे इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा हमें, यानी कि एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। अब डेल्टा एच ई जी क्या होता है जरा गौर से समझना। डेल्टा एच ई जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान जो एनर्जी में चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मान लो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। कैसा होता है बोलो जल्दी, एंडोथर्मिक। अगर मान लो कि डेल्टा एच ई जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखोगे, इट इज एनर्जी चेंज, इट इज एनर्जी चेंज। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात मैं बता रहा हूं। इट इज एनर्जी चेंज, इट इज एनर्जी चेंज ड्यूरिंग। इसमें एक बात तो, आयनाइजेशन एनर्जी में तुम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे या ऐड कर रहे थे? अब तुम क्या कर रहे हो, ऐड। समझ रहे हो मेरी बात को, सिक्वेंशियल चल रहा है। जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा, अब क्या करना सीख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना। अच्छा, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे या बॉन्डेड में से? तो अब ऐड भी किस में करोगे, आइसोलेटेड या बॉन्डेड में? गैसियस में, सॉलिड में, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। मतलब जो कुछ आयनाइजेशन के अंदर कर रहे थे अब जस्ट उल्टा कहां पे करने वाले हो तुम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। हाँ या ना, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी बात लिखो, इट इज एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड, टू आइसोलेटेड, टू आइसोलेटेड, टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, बस सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव, तो डेल्टा एच ई जी क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो डेल्टा एच ई जी क्या होता है, डेल्टा एच ई जी का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। ईजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन। एच का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी। किसके लिए यूज किया गया, एंथैल्पी। ठीक है, पक्की बात है। अब यहां पे समझो, डेल्टा एच ई जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव हुई मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर नेगेटिव हुई तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, पहली बात तो ये, इसको छापो पहले, ये वाली बात छापो। उसके बाद एक और बात बताऊंगा बस, उसके बाद तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो बेसिक पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब बहुत सारे लोगों को एक्सो और एंडो में दिक्कत आती है। एक्सो रिएक्शन कौन सी है, एंडो रिएक्शन कौन सी है, बहुत सारी दिक्कत आती है। बताता हूं तुमको 2 से 3 बातें, उसी को बस याद रखना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सुनो, यहां पे सुनो, एक्सो या एंडो कैसे पहचाने, सुनो, एक्सो या फिर एंडो रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, एक्सो या फिर एंडो रिएक्शन। ठीक है, कि एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, अपना दिमाग मत चलाना, जितनी बात बता रहा हूं उतना मान लेना, यूनिवर्सल सत्य हर जगह सही होगा। देख तेरे पास स्पेसीज क्या क्या हो सकती है, एक क्या हो सकता है बोल जल्दी, केटायन। अरे हाँ ना बोल भाई, जिसको तू इलेक्ट्रॉन खिलाए। एक क्या हो सकता है बोल जल्दी, एनायन। और एक क्या हो सकता है, न्यूट्रल स्पेसीज। यही 3 हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? अब एक चीज समझ, एनायन केटायन का मतलब, केटायन का मतलब मान ले ए प्लस है, ए प्लस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का भूखा हुआ है या नहीं भूखा हुआ है? अगर मान ले तू इसको इलेक्ट्रॉन खिलाता है, तू इसको इलेक्ट्रॉन लेट सपोज खिलाता है, एक बात था, इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा बोल जल्दी? क्या बड़े मन से खाएगा या बेमन से खाएगा? बड़े मन से खाएगा, मतलब इच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब डेल्टा एच जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, एक्सो या एंडो? डेल्टा एच, फिर से सुनना, फिर से, क्या ये इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? ई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है। फिर से सुनो, ए बोल दूंगा मैं कुछ, इधर आ जाओ। अगर एक बात, मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम सोच के जरा गौर से सोचना, एक केटायन है, केटायन इलेक्ट्रॉन का भूखा है या नहीं है? है, पक्की बात है, बोलो है ना। दुनिया में 2 ही तरह के चार्ज है, नॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। औकात से कम बॉन्ड बनाया, नॉर्मल चार्ज आया, औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया, फॉर्मल चार्ज आया। अरे आना बोल भाई,
दो ही चार्ज होते हैं या नहीं होते हैं? अगर मान ले केटायन है और नॉर्मल केटायन है, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाएगा या इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? इच्छा इसकी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एनर्जी मतलब खाने के बाद डकार मारेगा या नहीं मारेगा? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव? यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? पहला पॉइंट कि ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बोल जल्दी? अच्छा, मान ले ए माइनस है, क्या है बोल जल्दी? ए माइनस। अब इसको क्या खिलाएगा? इलेक्ट्रॉन। एक बात था, क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो क्या ये ए माइनस इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है? चाहते हुए भी, इच्छा होते हुए भी नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में क्या होगा बोलो जल्दी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो जबरदस्ती अगर तुम इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा या नहीं खिलाना पड़ेगा? अरे आना बोलो, इसकी इच्छा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फिर भी तुम इलेक्ट्रॉन खिलाना चाहते हो तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एनायन के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन वो ऐड करोगे हमेशा क्या बनेगा? वो एंडोथर्मिक। क्या बनेगा बोल बेटा? एंडो, पगला जाता है भी रह के ना, ये क्या बन जाएगा? एंडोथर्मिक। अब आ जाओ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो क्या होगा? तो सर दोनों हो सकता है, बोथ। सर मैक्सिमम टाइम क्या होता है प्लीज बता दो। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है बोल बेटा? एक्सोथर्मिक। क्या होता है बोल जल्दी? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। कहां नहीं लगता है वो सुन लो। वो कहां कहां? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। कहां कहां? तो एक्सेप्ट बेटा, मांगे, नैनो, विथ इनर्ट गैस। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इनका रीजन क्या है ये सब अगली क्लास में क्लियर करेंगे। एक मिनट रुको। इनर्ट गैस, वैसे अगर तुम देखोगे ना तो इनके अंदर या तो हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन देखने को मिलेगा या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? फुल फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। तो अगर हम बात करें कि एक केटायन में इलेक्ट्रॉन खिलाते हो, एक्सोथर्मिक। अगर हम बात करें एक एनायन में खिलाते हो, एंडोथर्मिक। अगर न्यूट्रल में खिलाते हो, दोनों हो सकते हैं। अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन इनर्ट गैस दिए गए तो हमेशा क्या होगा बोलो जल्दी? एंडोथर्मिक। अदरवाइज हमेशा क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। ये 3 पॉइंट याद रखो, एक्सो एंडो का कोई सवाल गलत नहीं होगा। 3 पॉइंट में क्या क्या? केटायन को खिलाओगे तो ऑब्वियस है वो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। एनायन को खिलाओगे, अगर मैं तुमसे बात करूं न्यूट्रल को खिलाओगे, बोथ हो सकता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है? पक्की बात है बोलो हाँ या ना? मैंने कहा एफ को इलेक्ट्रॉन खिलाया, सुनना जरा गौर से। एफ आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में ले लिया, उसको इलेक्ट्रॉन खिलाया। एफ न्यूट्रल है, केटायन है, एनायन है? न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो, एक्सो या एंडो? मोस्टली क्या होता है बोलो जल्दी? एक्सो। इनके केस में क्या होता है? एंडो। क्या इनमें से कहीं मैच कर रहा है फ्लोरीन? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खिलाया, एक्सो या एंडो? ऑक्सीजन को खिलाया, एक्सो या एंडो? ओ माइनस को इलेक्ट्रॉन खिलाया, एंडो। ओ प्लस को इलेक्ट्रॉन खिलाया, ओ जीरो को इलेक्ट्रॉन खिलाया, और बोलो हाँ या ना? पक्की बात है। बेरिलियम न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन खिलाया, नाइट्रोजन को खिलाया, नाइट्रोजन को खिलाया तो, वही फास्फोरस को खिलाया तो, सल्फर को खिलाया तो, ऑक्सीजन को खिलाया तो, खत्म बवाल। केटायन एनायन न्यूट्रल एटम याद रख, केटायन एनायन न्यूट्रल एटम। क्या बोल? केटायन एनायन न्यूट्रल एटम। अब देख आईपी में वो कैसे घुसेगा, आईपी में कैसे घुसता है। चल ये तो ईए की बात हो गई। आईपी में वो क्या बोल देगा? एक होता है केटायन, एक क्या होता है बोल जल्दी? केटायन। और एक क्या होता है बोल जल्दी? न्यूट्रल एटम। क्या होता है बोल जल्दी? न्यूट्रल एटम। अब एक बात था, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बोल हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या इजी? मुश्किल होगा। न्यूट्रल के अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या इजी? मुश्किल या इजी? कुछ भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, वो इजी भी हो सकता है। इन जनरल क्या होता है? मुश्किल होता है। अरे आना बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना तो ऑब्वियस है केटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे या फिर न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी? देनी पड़ेगी या निकलेगी? भाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर केटायन एंड न्यूट्रल एटम। अबे इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुझे एनर्जी हर दफा देनी ही पड़ेगी। अरे हाँ ना बोलो। केटायन या न्यूट्रल में तो हमेशा एनर्जी दिए बिना वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? यही 4 पे सवाल बनाया जा सकता है, 4 में घुमाया जा सकता है, 4 पॉइंट में। ये 4 पॉइंट जिसको क्लियर होते हैं ना उसका सवाल गड़बड़ नहीं होता है। लेकिन तुम ये चौथा मत याद रखो भाई प्लीज, बाद में बताऊंगा कभी याद रखना। अभी के लिए क्या याद रखो? केटायन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, एक्सो एंडो। एनायन को खिलाओगे, एक्सो एंडो। न्यूट्रल को खिलाओगे, दोनों हो सकता है। मोस्टली क्या होता है? बेरिलियम हुआ तो क्या होगा? नाइट्रोजन हुआ तो, हीलियम हुआ तो, नियॉन हुआ तो,
इनर्ट गैस है, बोलो आयन। अब जरा गौर से, ये तीनों बातें अगर तुमको समझ में आ गई तो बस क्लियर है। इसके बाद एक बात बताओ, तुम मुंह से ही बताना, मुझे NS1 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अब मुझे NS2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। बोलो हाँ है ना, ठीक है। NS1 NS2, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी खाएगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है वो क्या बनने वाला है, फुलफिल्ड। और NS2 को क्या पता है वो क्या छोड़ने वाला है, फुलफिल्ड। उसको छोड़ना पड़ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, सिंपल सी बात है। मोदी जी से कहोगे PM की कुर्सी दे, तो वो देंगे आपको? नहीं देंगे। अरे मानते हो या नहीं मत? हाँ, पहले सुनो तो पहले पूरी बात। NS1 है, NS2 है, NS2 को एक इलेक्ट्रॉन खिलाओ, NS1 को एक इलेक्ट्रॉन खिलाओ। NS1 को बखूबी पता है इलेक्ट्रॉन खाते ही मैं क्या बनूंगा, NS2 बनूंगा कि नहीं बनूंगा। NS2 को पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाऊंगा क्या बन जाऊंगा, NP1। बोलो हाँ या ना। दोनों में से स्टेबल कौन बन रहा है, NS1 या NS2? NS1 या NS2? NS1 ना, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन खाएगा, NS1 या NS2 पहले खाए? NS1 खाएगा। भले ही जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, NS2 का ज्यादा होता है। अरे लेफ्ट से राइट जाते हो जेड इफेक्टिव बढ़ता है घटता है? बढ़ता है ना। तो एक बात मुझे बताओ, NS2 का जेड इफेक्टिव ज्यादा या NS1 का? लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खाना चाहेगा? पहला पॉइंट यहां पे सवाल बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बनाएगा, NP2 ले लो, NP3 ले लो। इस बार NP3 को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे वो क्या बन जाएगा, NP4। और NP3 NP2 को खिलाओगे तो वो क्या बन जाए, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन कूद के खाएगा? ऑब्वियस है, कौन कूद के खाएगा, NP2, क्योंकि उसको पता है वो क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड। ये दो पॉइंट पे सवाल बनाया जाता है। बाकी लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव वही बात है, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम साइज वाली वही बात है। दो पॉइंट याद रखना है कि अब यहां पे उल्टा होने वाला है। जैसे वहां NS2 NP1 में कंपैरिजन था, यहां NS2 और NS1 में कंपैरिजन है। उधर बाजू वाले से था, इधर आजू वाले से। क्या मेरी बात समझ में आई? उधर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इधर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। वहां पे आप क्या कर रहे थे, जो कंपैरिजन NP3 NP4 का कर रहे थे, यहां पे किसका करोगे, NP3 NP2 का। वहां किसका कर रहे थे, NS2 NP1 का कंपैरिजन। यहां किसका करोगे, NS2 NS1 का। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्हीं दो पॉइंट पे सवाल बनता है। लेकिन ये दो सवालों से बड़ा सवाल आपको मैं कल कराऊंगा, खूब सारे सवाल कराऊंगा। कोशिश कीजिएगा अपनी क्लास 11th की पार्ट सेकंड वाली एनसीईआरटी लेके आई जाए और क्लास 12th की पार्ट 1 वाली एनसीईआरटी, क्योंकि दोनों एनसीईआरटी के अंदर मैं बहुत सारी चीजें कल बताने वाला हूं। पहले बता दे रहा हूं, बहुत सारी लाइन ऐसी होंगी, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो कल इसी लेक्चर में क्लियर होंगे। प्लीज ब्रिंग योर बोथ दी एनसीईआरटी। कौन कौन सी? एक तो आपको रेडॉक्स वाला चैप्टर जहां पे दिया गया वो वाला, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक जिस चैप्टर में दिया गया वो वाला चैप्टर। ये दोनों आपको लेके आना है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम से, वही 5 बातें। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस, पक्की बात है। एसपीडीएफ में शील्डिंग का ऑर्डर, उसके बाद से लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है घटता है। तो एक बात मुझे बताओ, न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, तो साइज छोटी या बड़ी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान, आईपी ज्यादा या कम, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे है, तो यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी बहुत तेजी से खींचेगा या नहीं खींचेगा, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या करती है, बढ़ती है, पक्की बात है। ऊपर से नीचे आओगे, नंबर ऑफ शेल क्या करेगा, साइज क्या होगी, साइज बड़ी होगी। तो एक बात तो, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा ऊपर से नीचे जाने बढ़ता है या रिमेन्स कांस्टेंट, सेकंड से थर्ड में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पक्की बात है। इसके बाद आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम, आइसोलेटेड या फिर सॉलिड, आइसोलेटेड सॉलिड या आइसोलेटेड गैसियस, पक्की बात है। सॉलिड में रहा तो एनर्जी कौन सी देनी पड़ जाएगी, सब्लिमेशन। कौन सी एनर्जी, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी। चलो बहुत टाइम हो गया, कभी और रिवाइज कराएंगे। बाय बाय, टाटा। बीएन सर आज आके गरिया ही देंगे क्लास में।